आपका स्वागत है नॉवल वर्ल्ड में। यहाँ हर रोज नया एपिसोड अपलोड होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेट रह सकें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बस आनंद लें। CH 101 विशाखा की चाल। विधि खुद को कंट्रोल कर खड़ी थी। अभी ने उसे कमर से पकड़ अपने करीब किया और कहा, तुमने झूठ क्यों बोला? मैंने कौन सा झूठ बोला? विधि ने अभी से खुद को छुड़ाने की कोशिश की करते हुए कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, तुम भी मुझसे प्यार करती हो। फिर तुमने मुझे से झूठ क्यों बोला? अभी ने विधि की आंखों में देखते हुए कहा। ये सुन विधि ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, मैंने कोई भी झूठ नहीं बोला है। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर तुम अपनी नजरें क्यों चुरा रही हो मुझसे? अभी ने गुस्से में कहा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तुम खुद को कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट समझते हो। तुम चाहते हो हर एक लड़की तुम्हें पसंद करे, पर सॉरी, मुझे तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और मुझे अगली बार टच किया तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी, विधि ने सख्ती से कहा और अभी के हाथों को अपनी कमर से हटा वहां से चली गई। बाहर उसे विशाखा मिल गई। विधि उसे इग्नोर कर आगे चली गई। विशाखा उसे देख मुस्कुराने लगी। वह अभी केबिन अंदर गई। अभी ने उसे देख अपने गुस्से को कंट्रोल कर कहा, विशाखा तुम यहाँ पर कैसे? वह मुझे तुमसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ बात करनी थी, विशाखा ने कहा। हम अभी ने कहा। वह दोनों प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कशन करने लगे, पर अभी का ध्यान कहीं और ही था। ये देख विशाखा ने कहा, अभिमन्यु तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुमने ऐसा क्यों पूछा? अभी ने कहा, क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है। क्या सब कुछ ठीक है? तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, एक दोस्त समझकर, विशाखा ने अभी के हाथ पर अपना हाथ रख कहा। अभी ने तुरंत अपने हाथ पीछे कर लिया। अभी ने उससे कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक डील को लेकर परेशान हूँ, हम बाद में बात करते हैं। विशाखा को अभी की बात अच्छी तो नहीं लगी, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो वहां से चली गई। विधि को माही ने कॉल कर अपने घर बुलाया। ऑफिस के बाद विधि माही के पास चली गई। माही उसे अपने साथ अपने रूम में ले गई। उसने उसे बेड पर बैठाया। माही तुमने मुझे अचानक से यहाँ पर क्यों बुलाया? विधि ने कहा। तुम कैसी हो? माही ने पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, विधि ने दूसरी तरफ देख कहा। माही ने उसका चेहरा अपनी तरफ कर उससे कहा, फिर तुम इतनी उदास क्यों हो? और तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? क्या अब तुम मुझे भी नहीं बताओगी? विधि ने माही की तरफ देखा। अचानक से ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। माही ने उसे अपने गले लगा लिया। विधि ने उसके गले लग रोते हुए कहा, माही मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। माही उसकी पीठ सहलाने लगी। विधि के शांत हो जाने के बाद माही ने उससे पूछा, फिर तुमने उसे मना क्यों किया? विधि को ये जानकर हैरानी हुई कि माही को उसके और अभी के बारे में पता था। विधि ने माही से कहा, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वरना मैं तो खुद कल रात को अभी को अपने दिल की बात बताने वाली थी। पर सुबह फ्लैशबैक। विशाखा विधि के केबिन में आई। उसे वहां देख विधि को बहुत हैरानी हुई। विशाखा ने विधि के सामने खड़े होकर कहा, मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो, विधि ने कहा। विशाखा ने एक रिपोर्ट विधि को देते हुए कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसकी बात सुन विधि को बहुत अजीब लगा। उसने कहा, अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो ये बात अपने बच्चे के पिता तो जाकर बताओ, तुम मुझे क्यों बता रही हो? क्योंकि मैं जिसकी वजह से प्रेग्नेंट हूँ वह अभी तुमसे प्यार करता है, विशाखा ने कहा। कौन? विधि ने कंफ्यूजन में पूछा। अभिमन्यु है इस बच्चे का पिता, विशाखा ने एक बार में कह दिया। ये सुन विधि शॉक रह गई। उसे विशाखा की बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुझे पता है विधि, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हो, पर मैं अभी के करीब सिर्फ इसीलिए ही जाना चाहती हूँ ताकि अभी मुझे और मेरे बच्चे को अपना ले, विशाखा ने अपने पेट पर हाथ रख कहा। पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है, विधि ने कहा। तुम्हें पता है ना, मैं 1 महीने पहले अभी को एक पार्टी का इनविटेशन देने आई थी, विशाखा ने कहा। विधि को भी ये याद था। उसने अपनी गर्दन हमें हिला दी।
उस रात अभी ने पार्टी में कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। मैं जब उसे रूम में आराम करने के लिए छोड़ने गई थी, तब अभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और हम दोनों के बीच वो सब हो गया। विशाखा ने कहा। विधि का तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। प्लीज विधि, तुम मेरे होने वाले बच्चे के बारे में सोचो। इन सब में उसकी क्या गलती है? अभी आज तुमको प्रपोज करने के बारे में सोच रहा है। विशाखा ने विधि को हाथ पकड़ कहा। विधि विशाखा के पेट को ही देखे जा रही थी। अब मैं सब तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। अगर तुम अभी के साथ रहना चाहती हो तो मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। मैं अपनी और इस बच्चे की जान ले लूंगी, विशाखा ने कहा और वहां से जाने लगी। मैं अभी से दूर चली जाऊंगी, विधि ने अचानक से कहा। ये सुन विशाखा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपने आंखों में आंसू लिए विधि से कहा, थैंक यू, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। विधि ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। फ्लैशबैक एंड। माही, मैं कैसे एक बच्चे को उसके पिता से दूर कर सकती हूँ? इसलिए जब अभी ने मुझे प्रपोज किया मैंने उसे मना कर दिया था, विधि ने कहा। एक बार फिर उसके आंखों में आंसू आ गए। माही ने उसे शांत करवाया। उसने विधि को देने के लिए पानी देखा तो रूम में पानी नहीं था। वह रूम से पानी लेने के लिए बाहर आ गई। उसे रूम के बाहर अभी खड़ा मिला। माही ने रूम का डोर बंद किया। अभी तो अपनी वॉच लेने के लिए यहाँ पर आया था जो वह कल रात भूल गया। जब उसने विधि की आवाज सुनी वो वही रुक गया। रूम का डोर ओपन था, इसीलिए माही और विधि की बातें बाहर सुनाई दे रही थी। अभी जैसे जैसे विधि की बात सुन रहा था उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने विधि की सारी बातें सुन ली थी। आर्यन के घर में सभी रूम साउंड प्रूफ थे, इसलिए माही ने अभी से बात करने से पहले रूम का दरवाजा बंद किया। फिर अभी से कहा, अगर ये झूठ है तो तुम सब ठीक कर सकते हो, मैं भी इसमें तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन ये सच निकला तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। पर तुम्हें देख मुझे ये लग रहा है विशाखा झूठ बोल रही है। विधि बहुत अच्छी है, वह विशाखा की चाल को समझ नहीं पाई। मैं सच विधि के सामने लेकर लाऊंगा, अभी ने माही से कहा और वहां से चला गया। माही मुस्कुराते हुए उसे जाते देख रही थी। अभी गुस्से में कार ड्राइव कर सीधे विशाखा के घर चला गया। अभी कार से उतर सीधे अंदर चला गया। हॉल में ही विशाखा उसके पापा रजत शुक्ला बैठे थे। अभा को अंदर आता देख वह दोनों खड़े हो गए। मिस्टर जिंदल, आप यहाँ पर ऐसे अचानक? रजत ने कहा। विशाखा अभी को वहाँ देख खुश हो गई। उसे लगा वह उससे मिलने के लिए आया है। अभी वहाँ जाकर खड़ा हो गया। वह अपनी जलती हुई आंखों से विशाखा को ही देख रहा था। उसने उसे घूरते हुए रजत से कहा, मिस्टर शुक्ला, अगर अगले 2 घंटे के अंदर आपकी ये बेटी इंडिया छोड़कर नहीं गई तो मैं इसे दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दूंगा। रजत ने अभी से कहा, आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरी बेटी को मैं यहाँ से क्यों भेजूं? ये तो आप अपनी इस बेटी से ही पूछिए कि इसने क्या किया है, अभी ने कहा। रजत शुक्ला ने विशाखा की तरफ देख कहा, बेटा ये मिस्टर जिंदल क्या बोल रहे हैं? मुझे नहीं पता पापा, इस बारे में कुछ भी, विशाखा ने नाटक करते हुए कहा। अच्छा, तुमने विधि से ये नहीं कहा तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारे बच्चे का बाप मैं हूँ, अभी ने गुस्से में कहा। अभी की बात सुन मिस्टर शुक्ला ने हैरान रह गए। वो विशाखा को देखने लगे जो खुद भी की उनकी तरफ ही देख रही थी। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? रजत ने अपनी आंखें बड़ी कर विशाखा से पूछा। नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो विधि झूठ बोल रही है, विशाखा ने हकलाते हुए कहा। अभी अपनी आंखों में आग लिए विशाखा की तरफ बढ़ने लगा। विशाखा डर के मारे पीछे की तरफ जाने लगी। वह सोफे पर जा गिरी। अभी ने अपने कोट के अंदर से अपनी गन निकाली जो उसने यहाँ पर आने से पहले ही अपने कार से ले ली थी। गन देख विशाखा को डर की वजह से पसीने आने लगे। तुम सच नहीं बताओगी तो तुम अगली बार फिर कभी किसी से झूठ बोलने के लिए जिंदा ही नहीं रह पाओगी, अभी ने अपनी जलती हुई निगाहों से विशाखा को देखते हुए कहा। विशाखा को उसके अंदर यमराज नजर आ रहा था। मैं बताती हूँ, विशाखा ने डरते हुए कहा। फिर वो अभी को सब कुछ बताने लगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती थी उस विधि जैसी मिडिल क्लास लड़की तुम्हारे साथ रहे। उसकी इतनी औकात नहीं है, वह तुम्हारे साथ भी खड़ी रह
सके, इसलिए मैंने उससे झूठ बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे बच्चे के पिता तुम हो। उस बेवकूफ लड़की ने एक झूठी प्रेगनेंसी रिपोर्ट को सच मान लिया, विशाखा ने नफरत से कहा। उसकी बात सुन अभि को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ करता उससे पहले ही रजत ने आगे बढ़कर विशाखा के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। CH 102 इम्पोर्टेंट नोटिस। मैं बताती हूँ, विशाखा ने डरते हुए कहा। फिर वो अभि को सब कुछ बताने लगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती थी उस विधि जैसी मिडिल क्लास लड़की तुम्हारे साथ रहे। उसकी इतनी औकात नहीं है वह तुम्हारे साथ भी खड़ी रह सके, इसलिए मैंने उससे झूठ बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे बच्चे के पिता तुम हो। उस बेवकूफ लड़की ने एक झूठी प्रेगनेंसी रिपोर्ट को सच मान लिया, विशाखा ने नफरत से कहा। उसकी बात सुन अभि को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ करता उससे पहले ही रजत ने आगे बढ़कर विशाखा के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। अब आगे। विशाखा अपने गाल पर हाथ रखे अविश्वास से अपने पापा की तरफ देख रही थी। विशाखा अपने पापा की इकलौती बेटी थी और उन्होंने हमेशा से ही उसे बहुत लाड प्यार से पाला था। उसे थप्पड़ तो दूर, उन्होंने कभी उससे तेज आवाज में बात तक नहीं की थी। मैंने ही तुम्हें बिगाड़ दिया है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या मैंने तुम्हें यही सब सिखाया है? रजत जी ने गुस्से में कहा। पापा वो मैं, विशाखा ने रोते हुए कहा। बस अब और कुछ नहीं, जाकर अपना सामान पैक कर लो, तुम यहाँ से जा रही हो। रजत ने विशाखा से कहा। पर पापा मैं अभिमन्यु से प्यार करती हूँ, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। विशाखा ने कहा। ये प्यार नहीं, सिर्फ तुम्हारी जिद है, मुझे और कोई भी बहस नहीं चाहिए। अब चुपचाप तुम अपने रूम में जाओ। रजत ने कहा। विशाखा ने एक बार अभि की तरफ देखा जो उसे देख भी नहीं रहा था। फिर विशाखा अपने रूम में चली गई। वह अपने पापा से बहुत प्यार करती थी और उनकी हर एक बात मानती भी थी। मैं विशाखा की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, उसकी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई। मैं उस लड़की को सच बता दूंगा, आप मुझे उसके पास ले चलिए, रजत ने अभि से कहा। अभिमन्यु जानता था कि रजत शुक्ला एक अच्छे इंसान हैं, वह उन्हें बहुत सालों से जानता था। नहीं अंकल, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, आप मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपसे इस तरह से बात की, अभि ने कहा। रजत उसे देख मुस्कुरा दिए, फिर अभि वहां से चला गया। उसे पता था रजत जी विशाखा को यहाँ से भेज देंगे। उसने अपने आदमी को विशाखा पर नजर रखने के लिए भी कह दिया था। विधि के फ्लैट की डोर बेल बजी, उसने देखा तो बाहर समीर खड़ा था। हेलो विधि, समीर ने स्माइल कर कहा। तुम अंदर आ जाओ, मैं अभी वह फाइल लेकर आती हूँ। विधि ने कहा। वह अपने रूम में से एक फाइल लेकर आई और उसे समीर को देते हुए कहा, सॉरी, मैं तुम्हें ये ऑफिस में देना भूल गई, मेरी वजह से तुम्हें यहाँ तक आना पड़ा। कोई बात नहीं, समीर ने कहा। तुम बैठो, मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ। नहीं, मुझे ये फाइल आज ही कंप्लीट करनी है, कॉफी हम फिर कभी पिएंगे, समीर ने कहा। विधि ने भी उसे फोर्स नहीं किया। फाइल लेकर समीर वहां से चला गया। अभी जो कुछ देर पहले ही विधि के फ्लैट की बिल्डिंग के नीचे पहुंचा था, समीर को बिल्डिंग से निकलता देख उसे गुस्सा आ गया। समीर अपनी बाइक लेकर वहां से चला गया। अभी कार से निकल विधि के फ्लैट में चला गया। उसने डोरबेल बजाई। विधि को लगा शायद समीर कुछ भूल गया है, इसलिए वो वापस आया होगा। उसने दरवाजा खोला, सामने अभि को देख वो हैरान रह गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विधि ने कहा। क्यों, तुम्हें मेरा यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगा क्या? अभि ने अंदर आते हुए कहा। तुम यहाँ क्यों आए हो? विधि ने उसके पीछे आते हुए कहा। क्यों, मैं यहाँ पर नहीं आ सकता, पर वो समीर आ सकता है, अभि ने विधि की तरफ देख कहा। विधि ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। ये देख अभि ने उसे कमर से पकड़ अपने करीब कर कहा, वह यहाँ पर क्या कर रहा था? उसकी एक इम्पॉर्टेंट फाइल मेरे पास रह गई थी, वही लेने आया था, पर इससे तुम्हें कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, मेरे घर चाहे कोई भी आए, विधि ने उससे खुद को छुड़ाते हुए कहा। अभि ने अचानक से विधि को किस कर लिया। विधि के हाथ वहीं रुक गए। अभि उसे प्यार से किस कर रहा था। विधि जो कुछ भी कर रही थी वो सब भूल गई
और अभी के किस को एंजॉय करने लगी, पर अचानक से ही उसे विशाखा का ख्याल आया। उसने एक झटके से अभी को धक्का दिया और गुस्से में कहा, मैंने कहा था ना तुम मुझसे दूर रहो। अभी ने फिर से विधि को पकड़ लिया और शांत आवाज में उसके गालों को सहलाते हुए कहा, विशाखा ने तुमसे झूठ कहा था, वह प्रेग्नेंट नहीं है। विधि को उसकी बात सुन एक झटका सा लगा। उसने कहा, पर वो रिपोर्ट, और उसने कहा था तुम उस दिन बहुत नशे में थे और वह रिपोर्ट फेक थी और मैं कभी उस पार्टी में गया ही नहीं था। विशाखा बस तुम्हें मुझसे दूर करना चाहती थी, अभी ने कहा। विधि ने उसकी आंखों में देखा, उसे पता था अभी उससे झूठ नहीं बोलेगा। उसने कसकर अभी को हग कर लिया। उसने बहुत मुश्किल से अभी को कल मना किया था। उसे अभी से दूर जाने में बहुत तकलीफ हो रही थी। तुमने इतनी आसानी से उसकी बातों पर यकीन कैसे कर लिया? अभी ने विधि के बालों को सहलाते हुए कहा, इसमें सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी जीएफ के बारे में कई बार न्यूज़पेपर में आता ही रहता है। मुझे लगा विशाखा भी उन्हीं में से होगी और मैं अपनी वजह से किसी बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, विधि ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया है और वो न्यूज़ में सब अफवाहें हैं। मैं बस लड़कियों के साथ बात करता था और मीडिया उन्हें मेरी जीएफ बना देती थी। मुझे क्या पता तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, विधि ने मुंह बनाकर कहा। अच्छा तुम्हें लगता है मैं तुमसे झूठ बोलूंगा, अभी ने कहा। हाँ हो सकता है, तुम जैसे पागल बंदर का कोई भी भरोसा नहीं है, विधि ने कहा। रुको तुम देखो अब ये पागल बंदर क्या करता है, अभी ने कहा। वह विधि को पकड़ने लगा। विधि उससे बचने के लिए भागने लगी। रुको मैं अभी तुम्हें बताता हूँ, अभी ने कहा। विधि उसे अंगूठा दिखाते हुए भागने लगी। विधि का पैर स्लिप हो गया और वो सोफे पर गिरने लगी है। अभी भी उसे बचाने के चक्कर में उसके साथ सोफे पर गिर गया। विधि अभी के नीचे थी। अभी ने विधि के बालों को कान के पीछे कर कहा, अब बोलो क्या कहा था तुमने मुझे बंदर? विधि में हकलाते हुए कहा, वो मैं वह तुम क्या? अभी ने उसके कान के पास जाकर कहा, क्या तुमने डिनर किया? विधि ने बात बदलते हुए कहा, नहीं मैं सीधे तुम्हारे पास आ गया था। अभी ने कहा, मैंने भी डिनर नहीं किया है, तुम बैठो मैं डिनर लगाती हूँ, विधि ने कहा और उठकर जल्दी से किचन में चली गई। अभी उसे देख मुस्कुराने लगा। विधि ने डिनर लगाया और अभी के साथ बैठ डिनर करने लगी। डिनर करने के बाद विधि ने देखा अभी सोफे पर बैठ टीवी देख रहा है। उसे देख विधि ने कहा, तुम घर कब जाओगे? अभी उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरने लगा। एक तो तुम हर किसी की झूठी बातों पर विश्वास कर लेती हो और जब मैं तुम्हें सच बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ तो तुम मुझे यहाँ पर रुकने के लिए बोलने के बजाय तुम ये पूछ रही हो कि मैं कब जा रहा हूँ। मैं माही भाभी से तुम्हारी शिकायत करूंगा, अभी ने कहा। विधि ने उसे देख एक गहरी सांस ली और उससे थोड़ा दूर बैठकर कहा, वैसे तुम्हें कैसे पता चला विशाखा ने मुझसे झूठ बोला था? अभी विधि के करीब जाकर बैठ गया और अपने हाथ को उसके कंधे पर रख कहा, वो आज मैंने तुम्हारी और माही भाभी की बातें सुन ली थी, इसीलिए मुझे पता चल गया, पर माही भाभी तुमसे ज्यादा समझदार है, उन्होंने मुझे तुम्हें सब सच बताने के लिए कहा। ये सुन विधि के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया मुझे, अभी ने विधि को देख कहा। किस बात का? विधि ने पूछा। मैंने तो तुम्हें बता दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुमने अभी तक मुझे अपने दिल की बात नहीं बताई, अभी ने कहा। तुमने कहा ना तुमने मेरी और माही की सारी बातें सुन ली थी, विधि ने कहा। पर मुझे वापस सुनना है और वह मैंने ठीक से भी नहीं सुना था, विधि ने कहा। पर मेरा मूड नहीं है अभी बात करने का, विधि ने कहा और अभी के कंधे पर अपना सिर रख लिया। ये देख अभी ने अपना मुंह फुला लिया। विधि उसका चेहरा देख मुस्कुराने लगी। उसने धीरे से कहा, आई लव यू। ये सुन अभी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, पर विधि ने अपना चेहरा वापस अभी के कंधे पर रख अपनी आंखें बंद कर ली। अभी ने कसकर उसे हग कर लिया। मुझे अब नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ।
विधि ने उठते हुए कहा और अपने रूम की तरफ जाने लगी। मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, अभि ने सोफे से खड़े होकर कहा। पर तुम मेरे साथ क्यों आओगे? विधि ने कहा। सोने के लिए, अभि ने उसके सामने खड़े होकर कहा। विधि उसे घूरने लगी। वह रहा दूसरा रूम, तुम वहां पर जाकर सो जाओ। विधि ने कहा। पर मुझे अकेले सोने में डर लगता है, अभि ने बच्चों की तरह कहा। विधि उसे इग्नोर कर सोने चली गई। पता नहीं मुझे इससे प्यार कैसे हो गया, पर जो भी हो है तो मेरी ही, और मुस्कुराने लगा। फिर वह भी दूसरे रूम में सोने चला गया। CH 103 अनटाइटल्ड चैप्टर। वह रहा दूसरा रूम, तुम वहां पर जाकर सो जाओ। विधि ने कहा। पर मुझे अकेले सोने में डर लगता है, अभि ने बच्चों की तरह कहा। विधि उसे इग्नोर कर सोने चली गई। पता नहीं मुझे इससे प्यार कैसे हो गया, पर जो भी हो है तो मेरी ही, और मुस्कुराने लगा। फिर वो भी दूसरे रूम में सोने चला गया। अब आगे। सभी बैठकर लंच कर रहे थे। तभी ऋषभ भी वहां पर आ गया। माही ने उसे भी लंच करने के लिए कहा। ऋषभ जाकर चेयर पर बैठ गया। क्या बात है भाई की बेस्टी, जब से तुम्हारी सेटिंग हुई है तुम तो भाई को भूल ही गए। तुम तो बहुत मजे कर रहे हो, देव ने हंसते हुए कहा। क्या मजे? घरवाले मेरे शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। ऋषभ ने मुंह बनाकर कहा। तो तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? उन्हें बता दो कि तुम किसी को पसंद करते हो। माही ने कहा। ये सुन देव और नंदिनी को हंसी आ गई। नंदिनी को भी ऋषभ और पाखी के बारे में पता था। तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? माही ने कंफ्यूजन में पूछा। क्योंकि भाभी, आप जो बोल रही हैं वो कभी नहीं हो सकता है। ऋषभ भाई के परिवार में उनके घर की मुखिया उनकी दादी माँ है, जिनके सामने ऋषभ भाई की एक नहीं चलती है। देव ने कहा। ओह, माही ने कहा। अगर इनकी कोई मदद कर सकता है तो वो भाई ही है, क्योंकि ऋषभ भैया की दादी आर्यन भाई को बहुत पसंद करती है और उनकी बात भी मानती है। नंदिनी ने कहा। ऋषभ आशा भरी नजरें से आर्यन की तरफ देखने लगा, पर आर्यन ने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और माही के प्लेट में और राइस डालते हुए कहा। तुम्हें न्यूट्रिएंट्स की बहुत जरूरत है और मेहनत भी करनी है। माही मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। शादी के बाद तुम बहुत बदल गए। अब तुम्हें मेरी कोई भी चिंता नहीं है। मैं तुमसे अब बात ही नहीं करूंगा, ऋषभ ने किसी छोटे बच्चे की तरह कहा। मतलब अब तुम जा रहे हो ना? आर्यन ने उससे कहा। नहीं, मैं तुमसे नाराज हूं, पर मैं भाभी के हाथ के बने खाने को ऐसे वेस्ट नहीं होने दूंगा, ऋषभ ने कहा और वो खाना खाने लगा। आर्यन ने उसे देख अपना सिर न हिला दिया। नंदिनी और देव को ऋषभ के ऊपर बहुत हंसी आ रही थी। खाने के बाद ऋषभ वहां से चला गया। आर्यन रूम में ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था और माही उसकी मदद कर रही थी। माही ने आर्यन की टाई बांधने हुए कहा। आप ऋषभ की हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं? आर्यन ने उसे कमर से पकड़ खुद के करीब कर कहा। तुम क्या चाहती हो? मैं उसकी हेल्प करूं? माही ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। ठीक है, मैं उसकी दादी से बात करूंगा। आर्यन ने माही के फोरहेड पर किस कर कहा। नहीं, आप जैसा मैं बोलती हूँ वैसा कीजिए, माही ने कहा। मेरी शैतान सी वाइफ के दिमाग में क्या चल रहा है? आर्यन ने माही की नाक खींचकर कहा। माही उसे देख मुस्कुराने लगी और उसे अपना प्लान बताने लगी। तुम बहुत शैतान हो गई। माही की बात सुन आर्यन ने स्माइल कर वहां से चला गया। ऋषभ जब घर आया तब हाल में ही उसका सारा परिवार बैठा था। ऋषभ को आता देख उसकी दादी संतोष मेहरा ने कहा। ऋषभ, मुझे तुमसे बात करनी है, यहाँ आकर बैठो। ऋषभ जाकर सोफे पर बैठ गया। सब उसे ही देख रहे थे। ऋषभ ये देख उसने अपने मन में कहा, ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? दादी बोलिए, ऋषभ ने अपनी दादी से कहा। हमने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है, कल उसकी फैमिली हमारे घर आने वाली है। ये सुन उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसे नहीं पता था उसकी शादी की बात इतनी जल्दी में है। उसने कहा, पर दादी इतनी भी क्या जल्दी है? मैंने कब कहा तुम्हें कल ही शादी करनी है? कल सिर्फ वो लोग तुम्हें देखने के लिए ही आ रहे हैं। संतोष मेहरा ने ऋषभ को घूरते हुए कहा। पर दादी, कल मुझे बहुत ज्यादा काम है। ऋषभ ने बहाना बनाते हुए कहा। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है,
कल तुम्हें तैयार रहना है, बस दादी ने आर्डर देते हुए कहा। ऋषभ अपनी मम्मी की तरफ देखने लगा, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह इस बार उसका साथ नहीं देने के मूड में नहीं है। उसने सोचा कल वह ये कहकर मना कर देगा कि उससे लड़की पसंद नहीं आई, या फिर वो उस लड़की को सच्चाई बता देगा। वही जोशीमेशन में शारदा जी ने पूरे घर को सिर पर उठा रखा था। मॉम, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? सब कुछ ठीक ही होगा, अंश ने कहा। हाँ, मुझे भी पता है, पर कुछ तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। तुमने माही को बोल दिया ना कल आने के लिए? उसे कह देना मुझे कोई भी बहाना नहीं चाहिए। शारदा जी ने अंश से कहा। हाँ, मैंने कह दिया है, और वो कल सुबह जल्दी ही यहाँ पर आ जाएंगी। अंश ने कहा। कौन आ रहा है? पाखी ने घर में आते हुए कहा। माही आ रही है, अंश ने कहा। पर माँ, उसके आने पर इतनी सारी तैयारियां क्यों कर रही हैं? पाखी ने कंफ्यूजन में कहा। हम कल तुम्हारे लिए लड़का देखने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया है तुम्हारे लिए, शारदा जी ने कहा। ये सुन पाखी चेहरे से हवाइयां ही उड़ गई। पाखी के चेहरे को देख अंश को हंसी आ रही थी, पर उसने अपने चेहरे पर ये देखने नहीं दिया। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों मुझे देख रही हो? जैसे पता नहीं मैंने तुमसे क्या ही कह दिया। हाँ, शारदा जी ने कहा। वह मॉम, आपको इतनी भी क्या जल्दी ही है? मेरी शादी करवाने की, अभी तो भैया की भी शादी नहीं हुई है, पाखी ने कहा। अंश ने उसे घूर कर देखा। शारदा जी ने पाखी से कहा, तुम्हारे लिए आगे से रिश्ता आया है, और परिवार भी बहुत अच्छा है, और अंश की भी शादी हो जाएगी। तुम्हें तो पता है हम पुराने ख्यालों वाले नहीं हैं कि अगर बड़े भाई की शादी नहीं हुई तो छोटी बहन की शादी उससे पहले नहीं कर सकते हैं। पाखी को पता था वो शारदा जी को नहीं समझा पाएंगी। उसने रूम में जाकर माही और विधि को कॉन्फ्रेंस कॉल किया। माही, क्या तुम्हें पता था मेरे माँ रिश्ते की बात कर रही है? ओह, पाखी ने गुस्से से कहा। हाँ, अंश भैया ने कुछ देर पहले ही मुझे बताया है, माही ने कहा। क्या, पर तुम तो ऋषभ से प्यार करती हो ना? विधि ने हैरानी में कहा। हाँ, पर घमबस को ये नहीं पता है, इसलिए जब पाखी के लिए रिश्ता आया उन्होंने लड़कों वालों के यहाँ जाने के लिए हाँ कह दी, माही ने कहा। अब मैं क्या करूं? पाखी ने उदासी से कहा। तो प्रॉब्लम क्या है? तुम जाकर लड़के से मिल लो और उसे कह देना तुम किसी और से प्यार करती हो। विधि ने कहा। तुम ऐसा ही करो, इससे रिश्ता भी नहीं होगा, और तुम इस सब को इसके बारे में कुछ भी मत बताना, माही ने कहा। हाँ, तुम दोनों सही कह रही हो, पाखी ने कहा। उन तीनों ने, और थोड़ी देर इस बात की, फिर उन्होंने कॉल को कट कर दिया। अगले दिन माही सिंपल या स्काई ब्लू कलर का सूट पहना। आर्यन ने उसे पीछे से आकर हक कर कहा, आज वहां पर दादी और माँ भी होंगी। माही आर्यन की तरफ घूमी और उससे कहा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कुछ अच्छा सा पहनती। तुम इसमें भी बहुत सुंदर लग रही हो, तुम टेंशन मत लो, आर्यन ने फिर से माही को गले लगाते हुए कहा। वैसे आपकी दादी वहां पर क्यों होंगी? माही ने आर्यन से कहा। क्योंकि मेरी दादी और ऋषभ की दादी सगी बहनें हैं, इसीलिए वो आज वहां पर मौजूद होंगी, और मैं वहां पर नहीं आ पाऊंगा। आर्यन ने माही के बालों को सहलाते हुए कहा। आपको मिस करूंगी, माही ने आगे के गले लग रहा, तो तुम मत जाओ, यही मेरे पास ही रुक जाओ। आर्यन ने माही की तरफ अपनी एक काम देखकर कहा। माही ने उसे मुंह बनाकर कहा, मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ, मुझे जाना होगा वरना धमहस और पाखी मुझे छोड़ेगी नहीं। माही ने कहा। कोई बात नहीं, पर वापस तो तुम्हें मेरे पास ही आना है। आर्यन ने हल्के से माही के लिप पर किस कर कहा। माही फिर वहां से जोशीमेशन चली गई। वहां पर पाखी ने अपने कपड़े इधर उधर फेंक रखे थे। माही ने उसके पास आते हुए कहा, ये तुम क्या कर रही हो? अच्छा हुआ माही तुम आ गई, अब जल्दी से मेरे लिए कुछ ऐसा चूज करो जिससे वो खुद ही इस रिश्ते के लिए मना कर दे, पाखी ने कहा। इस लड़की का कभी कुछ नहीं हो सकता है, माही ने अपने मन में कहा। फिर माही ने एक पिंक कलर का सूट पाखी को देते हुए कहा, ये लो और जल्दी से तैयार हो जाओ। पाखी ने एक नज़र उसको देखा, माही से कहा, ये तो बहुत सुंदर है, मैंने तुम्हें कुछ बुरा सा देने के लिए बोला था। माही ने उसे घूर कर देखा। ठीक है, तुम मुझे ऐसे मत देखो, मैं जा रही हूँ।
पाखी ने कहा और बाथरूम चली गई। थोड़ी देर में ही सब मेहरामेशन के लिए निकल गए। माही ने अंश से मैसेज कर कहा, आप ध्यान रखना पाखी को ऋषभ के बारे में पता ना चले। ओके, अंश ने रिप्लाई किया। थोड़ी देर में ही वो सब मेहरामेशन पहुंच गए। वह बहुत ही सुंदर और बड़ा घर था। उसे देख माही ने विधि को छोड़ते हुए कहा, वाह, तेरा ससुराल तो बहुत सुंदर है। उसकी बात सुन पाखी उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। CH 104 विदाई। थोड़ी देर में ही सब मेहरामेशन के लिए निकल गए। माही ने अंश से मैसेज कर कहा, आप ध्यान रखना पाखी को ऋषभ के बारे में पता ना चले। ओके, अंश ने रिप्लाई किया। थोड़ी देर में ही वो सब मेहरामेशन पहुंच गए। वह बहुत ही सुंदर और बड़ा घर था। उसे देख माही ने विधि को छोड़ते हुए कहा, वाह, तेरा ससुराल तो बहुत सुंदर है। उसकी बात सुन पाखी उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। अब आगे। अच्छा बाबा, अब नहीं बोलूंगी। माही ने कहा। विधि कहाँ पर है? पाखी ने कहा, वो नहीं आएगी, आज उसे कोई जरूरी काम है इसीलिए। माही ने कहा। कार की आवाज सुन ऋषभ की मॉम रंजू और डैड किशोर बाहर उनका वेलकम करने आए। शारदा और विमल ने भी हाथ जोड़ उन्हें नमस्ते कहा। रंजू जी उन सबको लेकर हॉल में आ गई, जहां पर ऋषभ की दादी संतोष जी, गायत्री जी और मीरा बैठे थे। सब लोग सोफे पर जाकर बैठ गए। पाखी और माही पास में ही बैठी थी। गायत्री जी और ने जब माही को देखा तो उन्हें वह पहली नजर में ही अपने आर्यन के लिए पसंद आ गई। आप सबको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? संतोष जी ने पूछा। नहीं, आज तो ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं था, शारदा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। संतोष जी ने फिर उन्हें सबसे मिलवाते हुए कहा, ये है मेरे बेटे किशोर है, ये इनकी पत्नी रंजू, और ये जो आपको एक बुढ़ी सी महिला दिख रही है ना, ये है मेरी बड़ी बहन गायत्री, और उनके जो पास में बैठी है वो उनकी बड़ी बहू मीरा है। संतोष जी की बात सुन गायत्री जी ने उन्हें घूरते हुए कहा, तुमने बुढ़ी औरत किसको कहा? मैं तुमसे सिर्फ 1 मिनट ही बड़ी हूँ। ये सुन संतोष जी का मुंह बन गया। बाकी सब उनकी नोकझोंक देख मुस्कुराने लगे। माही को नहीं लगा था गायत्री जी मजाक करती होगी। शारदा जी, आपकी बेटी बहुत ही प्यारी है, रंजू जी ने पाखी को देखते हुए कहा। उनकी बात सुन शारदा जी मुस्कुराने लगी। उन्होंने अंश और माही की तरफ देख कहा, यह पाखी का बड़ा भाई अंश है और ये माही। पर हमने तो सुना है आपके केवल 2 ही बच्चे हैं, संतोष जी ने कहा। हाँ, माही मेरी सगी बेटी नहीं है, वह मेरी बचपन की दोस्त की बेटी है, पर यह मेरे लिए पाखी जैसी ही है, शारदा जी ने कहा। माही ने सबको नमस्ते कहा। पाखी को तो बहुत घबराहट हो रही थी। वही ऋषभ अपने रूम के इधर-उधर चक्कर काट रहा था। देव बेड पर बैठा सेब खाते हुए उसे ही देख रहा था। तुम ऐसे घूमना बंद करो, मेरा सिर दर्द होने लग गया है, ऋषभ देखकर देव ने कहा। तुम्हें क्या पता मैं अभी कितना परेशान हूँ, ये सब आर्यन की वजह से ही हो रहा है। अगर वह दादी से बात कर लेता तो आज वो लोग आते ही नहीं मुझे देखने, ऋषभ ने कहा। तुम मेरे भैया को ब्लेम कर रहे हो, देव ने अपनी आंखें छोटी कर ऋषभ को घूरते हुए कहा। हाँ, उसने अपनी दोस्ती नहीं निभाई, ऋषभ ने कहा। देव उसे देख गंदा सा मुंह बनाने लगा। रंजू जी ने सबके लिए नाश्ता लगवा। संतोष ने रंजू को अपने पास बुला धीरे से कहा, जाकर ऋषभ को बुलाकर ले आओ। रंजू ऋषभ बुलाने चली गई। तुम ऐसे चक्कर क्यों काट रहे हो? लड़की वाले आ गए हैं, चलो तुम भी अब नीचे आ जाओ। देव इसे पकड़कर ले आओ। रंजू जी ने कहा। जी आंटी, मैं अभी लेकर आता हूँ, देव ने मुस्कुराते हुए कहा। रंजू फिर नीचे चली गई। देव ने ऋषभ को देखते हुए कहा, चलिए आपकी होने वाली बीवी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। ऋषभ ने उसे एक मुक्का मारा और वहां से चला गया। हाय माँ, हर कोई बच्चा समझकर पीट कर चला जाता है, देव ने अपने पेट पर हाथ रख कहा। ऋषभ जिस तरफ से आ रहा था उस तरफ पाखी और माही की पीठ थी, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा। ऋषभ जाकर संतोष जी के पास बैठ गया और अपना सिर नीचे झुका लिया। शब को देख माही मुस्कुराने लगी। उसने पाखी से कहा, यार लड़का तो बहुत हैंडसम है, तू एक बार देख तो सही।
पाखी माही को घूरने लगी। माही ने उसका चेहरा पकड़ ऋषभ की तरफ कर दिया। उसे देखते ही पाखी की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। उसने माही की तरफ देखा। माही ने उसे देख मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम्हें भी लड़का पसंद है। पाखी फिर से ऋषभ को देखने लगी, फिर कुछ सोचकर उसकी आंखें छोटी हो गई। संतोष जी ने ऋषभ से कहा, देखो लड़की कितनी सुंदर है, मुझे तो बहुत पसंद आई। ऋषभ ने मजबूरी में अपना सिर ऊपर कर पाखी की तरफ देखा। पाखी को देख वह हैरान रह गया। देव ने उसके कान में कहा, आगे से कभी मत कहना मेरे भाई ने अपनी दोस्ती नहीं निभाई। ऋषभ अपना मुंह खोले पाखी को ही देख रहा था। ये देख पाखी ने अपनी नजरें झुका ली। अपना मुंह तो बंद कर लो, देखो तुम्हारी वजह से बेचारी को कितनी शर्म आ रही है, संतोष जी ने कहा। ऋषभ ने अपना मुंह बना लिया। ऋषभ ने पाखी के पास बैठी माही की तरफ देखा। हमें लगता है बच्चों को अकेले में बात करने देना चाहिए, वरना हमारे सामने तो ये बात ही नहीं कर पाएंगे, रंजू जी ने कहा। शारदा जी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। ऋषभ तुम पाखी को गार्डन में ले जाओ, संतोष जी ने कहा। जी दादी, ऋषभ ने कहा और पाखी को लेकर गार्डन की तरफ चला गया। उनके जाने के बाद सब आप में बातें करने लगे। मीरा ने माही से पूछा, बेटा आप अभी क्या कर रही है? आंटी मैं एक एक्ट्रेस हूँ, माही ने कहा। हाँ माँ, भाभी मेरा मतलब माही हमारी ही कंपनी में काम करती है, देव ने कहा। तुम्हारा कोई बीएफ तो होगा ही, आजकल तो यह आम बात है। गायत्री जी ने कुछ सोचकर माही से पूछा। नहीं दादी, मेरा कोई भी बीएफ नहीं है, माही ने मुस्कुराते कहा। ये सुन गायत्री जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तभी नंदिनी ने घर के अंदर आते हुए कहा, आप सब लोग मुझे कैसे भूल गए? उसे देख संतोष जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं, मैंने तो देव से कह दिया था तुम्हें कॉल करने के लिए। ये सुन नंदिनी देव को घूरने लगी। देव इधर उधर देखने लगा। नंदिनी जाकर गायत्री जी के पास बैठ गई। गायत्री जी ने नंदिनी से पूछा, आर्यन क्यों नहीं आया? वह भाई ने कहा उनकी कोई मीटिंग है। नंदिनी ने कहा, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। गायत्री जी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, वैसे बेटा क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? गायत्री जी ने माही से पूछा। माही कुछ कहती उससे पहले ही देव और नंदिनी ने कहा, दादी उन्हें बहुत टेस्टी खाना बनाना आता है। ये सुन माही ने अपना सिर पीट लिया। सब लोग उन दोनों की तरफ देखने लगे। गायत्री जी ने उनसे पूछा, तुम दोनों को कैसे पता? वह दादी, एक बार मैंने माही का बनाया हुआ लंच खाया था और देव भाई या को भी खिलाया था। नंदिनी ने कहा, अच्छा हुआ वह बच गए, वरना तो आज पकड़े जाते, देव ने अपने मन में कहा। पर तुम माही को कैसे जानती हो? मीरा ने पूछा। वह माँ, मैंने सोचा क्यों ना मैं कोई करूं, इसलिए मैं आर्यन भाई से परमिशन लेकर माही की असिस्टेंट बन गई। तुम्हें एक बार हमें इस बारे में कम से कम बताना तो चाहिए था ना, गायत्री जी ने कहा। सॉरी दादी, मैंने कुछ दिन पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, मैं आपको बताने ही वाली थी इस बारे में, नंदिनी ने कहा। हम, गायत्री जी ने कहा। वही अंश नंदिनी को देख मुस्कुराने लगा। संतोष जी ने शारदा जी से कहा, आपकी दोनों ही बच्चियां बहुत ही प्यारी है। ऋषभ पाखी को लेकर गार्डन के पहले हिस्से में आ गया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम मेरे घर पर आने वाली हो? ऋषभ ने पाखी से पूछा। मुझे खुद नहीं पता था, मुझे लगा मॉम कहीं और मेरा रिश्ता करने वाली है, मतलब तुम किसी और से शादी कर लेती। ऋषभ ने पाखी को घूरते हुए पूछा। मैंने सोचा मैं लड़के से कह दूंगी मैं किसी और से प्यार करती हूँ और रिश्ता टूट जाएगा, पर आपको देख जरूर लगता है कि आप शादी कर लेते और बाद में मुझे इसके बारे में बताते, पाखी ने ऋषभ की तरफ पीटकर नाराज होते हुए कहा। ऋषभ ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मैं खुद लड़की वालों को मना करने वाला था, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी करूंगा? ये सुन पाखी को शर्म आने लगी। उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया। ऋषभ ने उसका चेहरा ऊपर कर मुस्कुराते हुए कहा, वैसे आज तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो, किसी को मारने का इरादा है क्या? उसकी बात सुन पाखी ने शर्माते हुए कहा, हमें अंदर चलना चाहिए, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इतनी भी क्या जल्दी है,
अब तो हमें जल्दी ही लाइसेंस भी मिलने वाला है। ऋषभ ने पाखी के गले लग कहा। कोई आ जाएगा, पाखी ने कहा। कोई नहीं आएगा, वैसे तुम अंदर जाकर क्या कहने वाली हो? ऋषभ ने पूछा। जब मैं कहूं तब आप सुन लीजिएगा, पाखी ने कहा, और ऋषभ से दूर हो अंदर की तरफ जाने लगी। कब तक भागो कि अब तो तुम जल्दी ही हमेशा के लिए मेरी होने वाली हो, ऋषभ ने मुस्कुराते हुए खुद से ही कहा और पाखी के पीछे जाने लगा। अंदर संतोष जी और गायत्री जी माही से कई सारे सवाल कर लिए थे। माही बड़े ही शांति से उन्हें जवाब दे रही थी। अंश ने माही के कान में कहा, हम तो यहाँ पर पाखी के लिए आए हैं ना, तो सब तुमसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो मुझे एक ही दिन में तुम दोनों की विदाई करनी पड़े। माही ने उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली हूँ। उन दोनों को खुसर पुसर करता देख शारदा जी ने कहा, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं अम्मास, हम दोनों तो बस यही बात कर रहे थे कि अब हमें जल्दी ही अंश भैया की भी शादी करनी पड़ेगी, माही ने कहा। अंश को ये सुन खांसी आ गई। वैसे माही, तुम शारदा जी को घमैस क्यों बुलाती हो? गायत्री ने पूछा। वो एमएस मेरी मासी है धमस, और मेरी माँ बहने जैसी थी, इसीलिए मासी का एम और एस मिलाकर हुआ धमस। में बचपन से ही इन्हें ऐसे ही बुलाती हूँ, माही ने मुस्कुराते हुए कहा। CH 105 भूतनी फ्रेंड्स कॉलेज लव पढ़कर देखो और मुझे कमेंट कर बताओ में वो स्टोरी कैसे लिखी है। उन दोनों को खुसर पुसर करता देख शारदा जी ने कहा, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं अम्मास, हम दोनों तो बस यही बात कर रहे थे कि अब हमें जल्दी ही अंश भैया की भी शादी करनी पड़ेगी, माही ने कहा। अंश को ये सुन खांसी आ गई। वैसे माही, तुम शारदा जी को घमैस क्यों बुलाती हो? गायत्री ने पूछा। वो एमएस मेरी मासी है अमोस, और मेरी माँ बहने जैसी थी, इसीलिए मासी का एम और एस मिलाकर हुआ मस। में बचपन से ही इन्हें ऐसे ही बुलाती हूँ, माही ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी उसकी बात सुन मुस्कुरा दिए। पाखी अंदर आकर वापस से माही के पास बैठ गई। ऋषभ भी वहां पहुंच गया। वह देव के पास जाकर खड़ा हो गया। रंजू जी ऋषभ की मुस्कुराहट देख समझ गई कि उसे पाखी पसंद आ गई। शारदा जी ने पाखी की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो क्या वो खुश है। पाखी बस उन्हें देख हल्का सा मुस्कुरा दी। संतोष जी ने शारदा से कहा, हमें तो पाखी बहुत पसंद आई, हमारी तरफ से तो हाँ है इस रिश्ते के लिए। शारदा जी ने माही की तरफ देखा। उन्हें पता था पाखी को माही से अच्छे तरीके से और कोई नहीं जानता है। माही ने मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपका दी। फिर उन्होंने संतोष जी की तरफ देखकर कहा, आपका परिवार इतना अच्छा है, और जिन दोनों लोगों को शादी करनी है वह भी एक दूसरे को पसंद करते हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ये सुन सभी लोग एक दूसरे का मुंह मीठा करवाने लगे। पाखी ने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। ये देख संतोष जी खुश हो गई। पाखी और ऋषभ ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों ही आज बहुत खुश थे। आखिर उनका प्यार अब एक और सीढ़ी चढ़ने जो जा रहा था। पूरे टाइम कोई था जो बस माही को ही नोटिस कर रहा था, वो गायत्री जी ही थी। माही को भी ये है पता था, वो मन ही उन्हें देख मुस्कुराने लगी। माही को गायत्री जी बहुत ही क्यूट लगी। रिश्ता पक्का होने के बाद सभी लोगों ने जल्दी ही सगाई करने का सोचा, और फोन पर पंडित जी से बात करने के बाद अगले हफ्ते पाखी और ऋषभ की सगाई तय कर दी गई। जोशी परिवार की सबसे विदा लेकर वहां से जाने लगा। रंजू जी ने पाखी के गाल पर हाथ रख मुस्कुराते हुए कहा, अब बहुत जल्द हम आपको हमेशा के लिए हमारे पास लेकर आ जाएंगे। उन सबके जाने के बाद संतोष जी ने गायत्री जी की तरफ देखकर कहा, अब ऋषभ की तो जल्द ही शादी होने वाली है। मैं तो कुछ सालों में ही अपने पर पोते पोतियों का चेहरा देख लूंगी। उनकी बात सुन गायत्री जी ने कहा, क्या हुआ अगर ऋषभ की शादी हो रही है? मैं भी जल्दी आर्यन की भी शादी करवा दूंगी। एक यही टॉपिक था जिस पर अक्सर गायत्री जी और संतोष जी बच्चों की तरह लड़ने झगड़ने लग जाती थी। उन्हें फिर से बच्चों की तरह लड़ता देख देव ने वहां से निकलने में ही अपनी समझी। वह उन दोनों से छुपते हुए बाहर की तरफ जाने लगा।
देव वहीं पर रुक जाओ, गायत्री जी ने कहा। भाई की वजह से हर बम मेरी वाट लग जाती है, देव ने अपनी आंखें बंद कर खुद से ही कहा, फिर अपने सारे दांत दिखाते हुए गायत्री जी से कहा, जी दादी, आर्यन ने क्या अभी तक किसी लड़की को अपने लिए पसंद किया है या नहीं? गायत्री जी ने पूछा। आर्यन तो शादी करके बैठा है, ऋषभ ने धीरे से बड़बड़ाए। मुझे क्या पता दादी, आप तो भाई को अच्छे से जानती है ना, वह कभी किसी को अपने बारे में कुछ भी पता नहीं चलने देते हैं। देव ने कहा। तो फिर ठीक है, तू अपने भाई से कह देना, अगर उसने ऋषभ की शादी से पहले किसी लड़की को अपने लिए पसंद नहीं किया तो मैं खुद उसके लिए लड़की पसंद कर उसकी शादी करवा दूंगी। गायत्री जी ने कहा। पर दादी, आप भी तो भाई को ये बोल सकती है ना, देव ने कहा। क्यों, तुम मेरा इतना सा भी काम नहीं कर सकते हो क्या? अब गायत्री जी ने देव को घूरते हुए कहा। ठीक है दादी, जैसा आप कहें, देव ने कहा। तभी मीरा उठकर देव के पास आई। उसके कान को पकड़ खींचते हुए कहा, तुम कहाँ पर बिजी हो, जो घर पर भी नहीं आते? मेरा बड़ा बेटा तो वैसे ही पूरे दिन काम ही काम करता रहता है, अब तुम भी उसकी तरह घर आना छोड़ तो नहीं रहे हो ना? माँ, दर्द हो रहा है, छोड़िए ना, देव ने अपने कान को पकड़ते हुए कहा। मीरा जी ने उसके कान को छोड़ दिया। नंदिनी को तो बहुत मजा आ रहा था देव को देख। माँ, वह मैं भाई के साथ रहकर उन पर नजर रख रहा हूँ, ताकि अगर भाई को आपकी बहू मिल जाए तो मैं तुरंत आपको आकर बता दूं। देव ने सफाई से झूठ बोलते हुए कहा। अगर तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी कर रहे हो ना, तो मैं तुम्हारी बेलन से पिटाई कर दूंगी। मीरा ने अपनी आंखें छोटी कर देव को घूरते हुए कहा। ऐसा हो सकता है क्या? माँ, मैं मेरी इतनी सुंदर सी माँ से झूठ थोड़ी ना बोलूंगा। देव ने मीरा के गालों को खींचते हुए मुस्कुराकर कहा। हट बदमाश, मीरा जी ने मुस्कुराते हुए देव के कंधों पर हल्के से मारते हुए कहा। सभी उन्हें देख मुस्कुरा दिए। कार में मीरा और गायत्री जी वापस रजावत हवेली जा रहे थे। गायत्री जी को किसी सोच में डूबा देख मीरा ने कहा, माँ, क्या सोच रही हैं? मीरा बहू, तुम्हें माही कैसी लगी? गायत्री जी ने मीरा की तरफ देखकर पूछा। मुझे तो माँ बहुत अच्छी लगी माही, वो खूबसूरत भी बहुत है। उसने बाकी लड़कियों की तरह अपने चेहरे पर मेकअप भी नहीं लगा रखा था, और जैसा कि देव और नंदिनी ने कहा, उसे खाना बनाना भी अच्छे से आता है। काश हमें आर्यन के लिए भी एक ऐसी ही लड़की मिल जाए। माही जैसी ही क्यों? माही ही आर्यन के लिए सही रहेगी। मुझे इतने सालों का अनुभव, मैं इंसान को देखकर ही बता सकती हूँ कौन कैसा है। और माही को देख मुझे ऐसा लग रहा है, वो हमारे आर्यन के लिए एकदम सही लड़की रहेगी। आर्यन को भी अपनी तरह मुस्कुराना सिखा देगी। मैं सोच रही हूँ, हमें माही के बारे में और पता करना चाहिए। गायत्री जी ने कहा। ये सुन मीरा बहुत खुश हो गए। फिर उन्होंने गायत्री जी की तरफ देखा। पर माँ, आर्यन अगर नहीं माना तो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आर्यन को अब शादी करनी ही होगी। वो कब तक 5 साल पहले जो कुछ हुआ उसकी वजह से अकेला रहेगा। हम आर्यन को अच्छे से जानते हैं। वह ऋषभ की शादी से पहले खुद के लिए एक लड़की पसंद नहीं कर पाएगा। तब हम उसकी शादी माही से करवा देंगे, और इतने टाइम तक हम माही को और अच्छे से पहचान भी जाएंगे। गायत्री ने कहा। वाह माँ, आपने तो बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है, जिससे दोनों ही तरफ से हमारा फायदा ही फायदा है। या तो आर्यन खुद किसी लड़की को पसंद कर हमें हमारी बहू दे देगा, वरना हम माही से आर्यन की शादी करवा देंगे, तो हमें माही जैसी बहू मिल जाएगी। और मैं तो माही को ही अपनी बहू बनाना चाहती हूँ, मीरा ने कहा। गायत्री जी उसे देख मुस्कुरा दी। दोस्तों, अब इन्हें कहाँ पता था माही पहले से ही इनकी बहू बन चुकी है। माही, अब बता मुझे, तुमने ये सब कैसे किया? पाखी ने बेड पर बैठी माही से पूछा। माही उसकी तरफ देख मुस्कुराने लगी। फिर उसने कहा, सुबह ऋषभ भाई घर आए थे। उन्होंने हमें बताया कि उनके परिवार वाले उनके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, इसीलिए हमें ये सब करना पड़ा। आर्यन ने ऋषभ भाई की दादी से बात की और उन्हें तुम्हारे घर पर रिश्त भेजने के लिए कहा। उन्होंने पहले ही दादी से ये भी कह दिया था कि ऋषभ भाई को लड़की वालों की फैमिली के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना ऋषभ भाई जाकर उन्हें शादी करने से मना कर देंगे। क्या आर्यन जीजू ने सच में ऐसा कहा?
पाखी ने अपनी आंखें बड़ी कर कहा। हाँ, फिर जो एमएस को रिश्ते वाली बात पता चली। उन्होंने हाँ कह दी। मैंने अंश भैया से भी कह दिया था कि तुम्हें पता ना चले। मेहरा परिवार की तरफ से तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। मतलब भाई को भी मेरे ऋषभ के बारे में पता है। पाखी ने हैरानी में कहा। हाँ, मुझे पहले से ही पता था। तुम्हें क्या लगा? तुम नहीं बताओगी तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। अंश ने रूम के अंदर आते हुए मुंह बनाकर कहा। सॉरी भाई। पाखी ने अंश को गले लगाकर कहो। तुम खुश हो ना? अंश ने पाखी से पूछा। हाँ, बहुत ज्यादा। पाखी ने स्माइल कर कहा। पर तुमसे ज्यादा तो खुश मैं हूँ। अब ऋषभ मेरे गले की मुसीबत को अपने साथ लेकर जो चला जाएगा। अंश ने पाखी को छेड़ते हुए कहा। आपने मुझे मुसीबत कहा? पाखी ने अंश को घूरते हुए कहा। हाँ, कहा मैंने। क्या कर लेगी? अंश ने कहा। फिर उसने माही की तरफ देखकर कहा, मुझे तो लगा था आज तेरे साथ माही के लिए भी लड़का मिल जाएगा। फिर तुम दोनों भूतनी मेरा पीछा छोड़ दोगी। माही और पाखी उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अंश में पीछे की तरफ होते हुए कहा। रुको, हम आपको अभी बताते हैं। माही और पाखी ने कहा और पीलो उठाकर अंश को मारने लगी। उन दोनों से बचते हुए रूम से बाहर भाग गया। माही और पाखी भी उसके पीछे भाग रही थी। नीचे विमल और शारदा जी बैठकर बातें कर रहे थे। उन तीनों को ऐसे देख शारदा जी ने अपना सिर निराशा में हिलाया। विमल जी उन तीनों को देख मुस्कुरा रहे थे। ये बड़े हो गए हैं फिर भी कैसे बच्चों की तरह लड़ते हैं। शारदा जी ने कहा। इन बच्चों की वजह से ही तो घर में रौनक बनी रहती है। अब पाखी तो कुछ दिनों में किसी और की घर की रौनक बन जाएगी। माही की भी शादी जल्दी करनी पड़ेगी, वो भी बड़ी हो गई है, फिर तो ये घर एकदम से सुना हो जाएगा। अभी ही तो इनके पास वक्त है अपनी जिंदगी खुलकर जीने की। विमल ने कहा। आपने सही कहा, पाखी और माही के जाने के बाद घर सूना हो जाएगा। पता ही नहीं चला कब मेरे तीनों बच्चे इतने बड़े हो गए। शारदा जी ने कहा। CH 106 से 6 मंथ एनिवर्सरी। ये बड़े हो गए हैं फिर भी कैसे बच्चों की तरह लड़ते हैं। शारदा जी ने कहा। इन बच्चों की वजह से ही तो घर में रौनक बनी रहती है। अब पाखी तो कुछ दिनों में किसी और की घर की रौनक बन जाएगी। माही की भी शादी जल्दी करनी पड़ेगी, वो भी बड़ी हो गई है, फिर तो ये घर एकदम से सुना हो जाएगा। अभी ही तो इनके पास वक्त है अपनी जिंदगी खुलकर जीने की। विमल ने कहा। आपने सही कहा, पाखी और माही के जाने के बाद घर सूना हो जाएगा। पता ही नहीं चला कब मेरे तीनों बच्चे इतने बड़े हो गए। शारदा जी ने कहा। घर आकर माही ने आर्यन से कहा। आपको पता है मुझे तो दादी बहुत प्यारी लगी, पर आज पूरे टाइम वह मुझे ही देख रही थी। पता नहीं क्यों। ये सुन आर्यन मुस्कुरा दिया। वो अच्छे से समझ रहा था उसकी दादी माँ के दिमाग में क्या चल रहा है। देव ने भी उसे गायत्री जी के दिए गए ऑर्डर के बारे में बता दिया था। माही के पास सुरभि का फोन आया है, वो उसे कंपनी आने के लिए कह रही थी। अगले दिन माही नंदिनी के साथ कंपनी आ गई। माही, मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्क्रिप्ट देखी है, तुम एक बार इन्हें पढ़कर मुझे बता दो तुम्हें इनमें से कौन सी पसंद है, सुरभि ने कहा। माही ने देखा तो वहां पर बहुत सारी स्क्रिप्ट थी। माही उन सबको अपने साथ घर लेकर आ गई। उसने घर आकर एक एक करके सारी स्क्रिप्ट पढ़ ली, पर उसे एक ही स्क्रिप्ट सबसे ज्यादा पसंद आई, जो कि डायरेक्टर आमिर खन्ना की मूवी थी, जो कि एक न्यू कमर थे। ये उनकी पहली मूवी है, इसीलिए इसका बजट भी कम है। ये मूवी ऐसी डकियों के ऊपर बनी है जिसके साथ रेप हुआ हो। ये कहानी एक पीहू नाम की लड़की जिसकी जिंदगी बहुत ही सुकून से चल रही थी, पर एक रात उसका 3 लड़के रेप कर देते हैं। उस रात के बाद से ही उसकी पूरी जिंदगी जैसे बर्बाद ही हो गई। उसके बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया। उसके रिश्तेदार ने उसे ये बात सब सच छिपाने और भूल जाने के लिए कहा। उसके माँ बाप ने लोगों के तानों से बचने के लिए घर से निकलना ही बंद कर दिया, पर पीहू ने हार नहीं मानी। उसने उन लड़कों को जेल भिजवाया। उसने खुद को इंसाफ दिलाया। इसमें उसका साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड ने दिया, और आगे जाकर पीहू जिन लड़कियों का रेप होता है उन्हें इंसाफ दिलाती। ऐसे करके उसने एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना ली।
इन सब के दौरान वो अखिल नाम के एक लड़के से प्यार कर बैठी और उन दोनों ने आगे जाकर शादी कर ली। इस मूवी से सोसाइटी को एक लेसन भी मिल रहा था। इस मूवी में इमोशन, लव, जस्टिस और भी बहुत कुछ था। माही को ये कहानी सच में बहुत अच्छी लगी और पीहू का रोल उसके लिए भी चैलेंजिंग था। माही इस मूवी को करना चाहती थी। उसने आर्यन को भी मूवी की स्क्रिप्ट दिखाई। स्क्रिप्ट देख आर्यन ने अपने मन में कहा, मुझे पता था तुम सबसे बेस्ट हो। आर्यन वो स्क्रिप्ट देखकर समझ गया कि ये मूवी जरूर ब्लॉकबस्टर हिट होने वाली है। आपको स्क्रिप्ट कैसी लगी? माही ने आर्यन से पूछा। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, ये मूवी आगे चलकर अच्छा करेगी। आर्यन ने कहा। वैसे आप आज रात को क्या कर रहे हैं? माही ने पूछा। कुछ नहीं, बस थोड़ा ऑफिस का काम है, वह करना है। क्यों, तुम्हें कुछ काम है मुझसे? आर्यन ने कहा। नहीं, मुझे क्या काम होगा, वैसे आज डेट क्या है? माही ने आर्यन से पूछा। वो आर्यन से जैसे कुछ सुनना चाहती हूँ। लगता है तुम्हें बादाम खाने चाहिए। तुम्हें डेट भी याद नहीं है, आज 2 अगस्त है। आर्यन ने कहा। वो समझ रहा था माही क्या पूछना चाहती है। आर्यन की बात सुन माही को गुस्सा आने लगा। उसने आर्यन को घूरते हुए अपने मन में कहा, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं पर उन्हें ये भी याद नहीं। आज हमारी शादी को पूरे 6 महीने हो गए हैं। क्या आज कुछ है? आर्यन ने माही से पूछा। नहीं, कुछ भी नहीं है। आज आप बहुत बुरे हैं और बेवकूफ भी, माही ने गुस्से में आर्यन से कहा और रूम से पैर पटकते हुए बाहर चली गई। 1 नंबर के बेवकूफ है, ऐसे तो बोलते रहते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इन्हें कुछ याद भी नहीं रहता है। आज हमारी 6 मंथ एनिवर्सरी है और इन्होंने मुझे एक बार विश तक नहीं किया। माही ने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा। माही किचन में जाकर खाना बनाने लगी। देव किचन में माही से आज रात के खाने के बारे में पूछने आया था। उसने वहां पर देखा माही लौकी को चाकू से ऐसे काट रही थी जैसे वह किसी का मर्डर कर रही हो। वह लौकी के गुस्से में छोटे छोटे पीस कर रही थी। माही को किचन में ऐसे काम करता देख देव की तो सिटी पिट्टी ही गुल हो गई। उससे डर के मारे एक चम्मच नीचे गिर गई। माही ने जब आवाज सुनी, उसने उस तरफ देखा तो वहां पर देव था। उसने चाकू की नोक देव की तरफ करते हुए उससे कहा, देव तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? चाकू देख देव ने घबराते हुए कहा, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ पर आ गया था। ये कहकर वो जल्दी से वहां से भाग गया। उसे ऐसे भागता देख माही ने कहा, इसे क्या हुआ पता नहीं। वह फिर से अपना काम करने लगी। देव भागते हुए आर्यन के पास आया। वो हाफने लग गया था। उसे ऐसे देख आर्यन ने कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों भाग रही हो? भाई, क्या आपने भाभी को किसी बात पर गुस्सा या उन्हें नाराज कर दिया है? देव ने पूछा। क्यों? आर्यन ने कहा। वह मैंने अभी भाभी को किचन में बहुत गुस्से में देखा। आपको पता है, वह लौकी को चाकू से ऐसे काट रही हो जैसे वह किसी के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर रही हो। मेरी प्यारी मासूम सी भाभी आपकी वजह से किसी साइको मर्डर की तरह बिहेव कर रही है, देव ने कहा। ये सुन आर्यन मुस्कुरा दिया। आप मुस्कुरा कैसे सकते हैं? देव ने कहा। तुम जाओ यहाँ से, आर्यन ने कहा। देव मुंह बनाकर वहां से चला गया। शाम को 6 बजे पाखी ने माही को कॉल कर कहा, माही आज रात को 8 बजे तुम तैयार रहना, हमें कहीं पर जाना है। पर कहाँ? माही ने पूछा। वो सब मैं तुमको बाद में बता दूंगी। मैंने तुम्हारे कपड़े ड्राइवर के साथ भिजवा दिए हैं। तुम तैयार रहना, ड्राइवर तुम्हें लेकर आ जाएगा। पाखी ने ये कहकर कॉल कट कर दिया। ये पाखी कहाँ पर जाने की बात कर रही हैं? माही ने खुद से कहा। थोड़ी देर में ही ड्राइवर ड्रेस लेकर आ गया। माही पैकेट लेकर रूम में आ गई। आर्यन रूम में लैपटॉप पर अपना कुछ काम कर रहा था। माही ने उससे कहा, मैं आज रात पाखी के साथ बाहर जा रही हूँ। आर्यन ने कहा, इनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है मैं कहीं जाऊं या नहीं, अब मैं भी इनको याद दिलाने की कोशिश नहीं करूंगी। माही गुस्से में बाथरूम में चली गई। माही को गुस्से में देख आर्यन के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने धीरे से कहा, गुस्से में तो ये और भी क्यूट लगती है। माही जब बाहर आई तो आर्यन रूम में नहीं था। पाखी ने माही को एक ब्लैक कलर की शाइनी साड़ी दी थी। माही ने हाफ स्लीव बैकलेस ब्लाउज के साथ साड़ी को पहन लिया। उसने अपने बालों को खुला रखा और कानों में झुमके, गले में वह पेंडेंट
जो आर्यन ने उसे शादी के टाइम दिया था। उसकी गोरी स्किन पर ब्लैक कलर बहुत चमक रहा था। उसने अपने होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक लगाई, जो उसके होठों को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे। माही ने आईने में खुद को देखते हुए कहा, मैंने सोचा था आज पूरा दिन मैं आर्यन के साथ रहूंगी, पर उन्हें तो याद ही नहीं है। वह कार में बैठ गई। ड्राइवर कार लेकर वहां से चला गया। माही अपने फोन में अपनी ईमेल चेक करने लगी थी। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने कहा, मैम हम पहुंच गए। माही ने कार में से बाहर देखा तो वहां पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। क्या हमें यहाँ पर ही आना था? माही ने पूछा। जी मैम, पाखी मैम ने मुझे यहीं का ही एड्रेस दिया था, ड्राइवर ने कहा। माही कार से बाहर आ गई। उसने अपनी फोन की फ्लैश लाइट ऑन की और चारों तरफ देखने लगी तो वहां पर कोई भी नहीं था। माही पाखी को कॉल करने ही वाली थी, तभी अचानक से आसमान में आतिशबाजी शुरू हो गई। पूरा आसमान रंगों से भर गया। आसमान में कुछ बन रहा था। माही ने ध्यान से देखा तो वहां पर हैप्पी 6 मंथ एनिवर्सरी वाइफी लिखा हुआ था। यह देख माही के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। तभी किसी ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। माही जानती थी वो कौन है। हैप्पी एनिवर्सरी वाइफी, आर्यन ने माही के कान में धीरे से कहा। माही आर्यन की पर पलती। उसने स्माइल करते हुए कहा, आपको याद था। आर्यन ने माही की खुली कमर पर अपने हाथ रख उसे अपने से सटाते हुए कहा, ऐसा हो सकता है क्या मैं भूल जाऊं? आर्यन ने अपने फोन में एक बटन दबाया। अचानक से ही वहां पर चारों तरफ रोशनी हो गई। माही ने देखा तो वहां पर एक छोटा सा टेंट बना हुआ था, जिसे चारों तरफ से लाइट से डेकोरेट कर रखा था और आसपास भी डेकोरेशन की हुई थी। वो जगह बहुत ही सुंदर लग रही थी। CH 107 अनटाइटल्ड चैप्टर। आर्यन ने माही की खुली कमर पर अपने हाथ रख उसे अपने से सटाते हुए कहा, ऐसा हो सकता है क्या मैं भूल जाऊं? आर्यन ने अपने फोन में एक बटन दबाया। अचानक से ही वहां पर चारों तरफ रोशनी हो गई। माही ने देखा तो वहां पर एक छोटा सा टेंट बना हुआ था, जिसे चारों तरफ से लाइट से डेकोरेट कर रखा था और आसपास भी डेकोरेशन की हुई थी। वो जगह बहुत ही सुंदर लग रही थी। इतनी देर आर्यन को माही अच्छे से नहीं दिख रही थी, क्योंकि वहां पर अंधेरा था। अब जब उसने माही को देखा तो उसकी नजर माही पर से हट ही नहीं रही थी। उसने माही के पास आकर कहा, वाइफी यू आर लुकिंग वेरी हॉट। माही को शर्म आने लगी। आर्यन की नजर माही के लाल होठों पर चली गई, जो उसे बार बार इनविटेशन दे रहे थे। आर्यन में एक झटके से माही को कमर से पकड़ उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे बहुत ही पैशनेटली किस करने लगा। आसमान में अभी भी आतिशबाजी हो रही थी। माही आर्यन के सीने पर अपने हाथ रख उसे किस करने लगी। 10 मिनट बाद जब माही की सांसें उखड़ने लगी, आर्यन ने उसके होठों को छोड़ा और हंसते हुए कहा, मेरी वाइफ को अभी तक किस करते टाइम सांस लेना नहीं आया। माही जो अपनी सांसों पर काबू कर रही थी, वो आर्यन को घूरने लगी। आर्यन ने माही का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर आगे जाने लगा। लगता है मेरी क्यूट सी वाइफ को गुस्सा आ गया, वैसे तुम तो मुझसे सुबह से नाराज थी ना? आर्यन ने कहा। माही रुक गई और उसने आर्यन की तरफ देखकर कहा, मैं अभी भी आपसे गुस्सा हूँ। आपने मुझे बहुत परेशान किया। आज माही ने मुंह बनाकर कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सारी नाराजगी आज रात को दूर कर दूंगा। आर्यन ने कहा और माही को अपनी गोद में उठा लिया। माही ने जल्दी से आर्यन के गले में अपनी बाहें डाली। आर्यन ने ब्लैक कलर का टैक्सीडो सूट पहन रखा था। वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसे देखकर माही ने अपने मन में सोचा, पता नहीं ऐसा मुझे ही लगता है या सच में ये दिन ब दिन और भी ज्यादा हॉट और हैंडसम दिखने लग गए हैं। अचानक से उसने आगे बढ़कर आर्यन के गाल पर किस कर लिया। आर्यन ने बिना माही की तरफ देकर कहा, बेबी अगर तुम ऐसे ही करती रही तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, फिर तुम मुझे मत कहना। ये सुन माही ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। आर्यन ने टेंट के बाहर रखी टेबल के पास माही को नीचे उतार दिया। टेबल पर खाना लगा हुआ था। आर्यन ने माही को चेयर पर बैठाया और खुद उसके सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ गया। वह माही को ही देखे जा रहा था। क्या आपको खाना नहीं खाना है? माही ने आर्यन से मुंह बनाकर कहा।
नहीं, मैं तुम्हें देखकर ही अपना पेट भर लूंगा, आर्यन ने कहा। माही अपनी आंखें छोटी कर आर्यन को घूरने लगी। उसने अपने मन में कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बकरे को हलाल करने से पहले जैसे उसे दावत दी जाती है, वैसे ही मेरे साथ हो रहा है। माही के खाना खाने के बाद आर्यन ने माही का हाथ पकड़ कहा, तुम आज पूरे दिन मेरे साथ रहना चाहती थी ना? हम आज पूरी रात साथ में ही रहेंगे। माही ने मुस्कुराते हुए आर्यन की तरफ देख कहा, आपको कैसे पता मैं क्या सोच रही थी? क्योंकि अब तो तुम्हारी रूह तक को पहचानने लग गया हूं मैं। आर्यन ने उसके बालों को कान के पीछे कर कहा। आर्यन ने अपने फोन में एक सॉन्ग प्ले किया और माही के साथ कपल डांस करने लगा। बैकग्राउंड म्यूजिक, जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यहीं। एक जा है भले दो बदन हो जुदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, तेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। हाँ हाँ हाँ, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। माही ने अपने हाथ आर्यन के गले में डाल दिए और उसके साथ उसकी आंखों में देखते हुए डांस करने लगी। आर्यन के हाथ माही के कमर पर थे। तेरी बाहों में है मेरे दोनों जहां, तू रहे जिधर मेरी जन्नत वहीं, जल रही अगन है जो ये दो तरफा, ना बुझे कभी मेरी मन्नत यूं ही। तू मेरी आरज़ू मैं तेरी आशिकी, तू मेरी शायरी मैं तेरी मौशिकी, तलब 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 बस तेरी है मुझे, नशों में तू नशा बनके घुमा यहीं। मेरी मोहब्बत का करना तू हक ये अदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, तेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। अलविदा। डांस खत्म होने के बाद आर्यन माही को लेकर टेंट में आ गया। उसने माही को बेड पर बैठा है और खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा। माही ने आर्यन की बात मानते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। आर्यन ने अपनी पॉकेट से 2 पायल निकाली जिसमें ब्लू डायमंड और घुंघरू लगे हुए थे। वह पायल ब्लू डायमंड के कारण और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। आर्यन ने माही के पैरों को अपने घुटनों पर रख उनमें पायल पहनाने लगा। माही ने अपनी आंखें खोली। उन पायल को देख माही के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। माही को केवल 2 ही चीज सबसे ज्यादा पसंद थी, एक पायल दूसरा ब्रेसलेट। आर्यन ने वो पायल माही की दोनों पैरों में पहना दी। माही के पैरों में वो पायल और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसने माही के पैरों पर हल्के से किस कर लिया। माही ने तुरंत अपने पैर पीछे कर कहा, आप ये क्या कर रहे, अभी मेरे पर थोड़े गंदे हैं। आर्यन ने स्माइल कर कहा, तुम्हारे पैर हमेशा साफ ही रहते हैं, बस अभी इन पर थोड़ी सी मिट्टी ही तो लगी हुई है। माही को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। आर्यन को उसके गंदे पैरों को देखकर गुस्सा नहीं आ रहा, वरना कुछ लड़कों को तो सिर्फ लड़की की बॉडी से ही मतलब रहता है, उन्हें उनके गंदे पैर देखकर ही घिन आती है। माही की आंखें नम हो गई। उसने नीचे बैठ आर्यन को गले लगा लिया। क्या हुआ, तुम्हें पायल पसंद नहीं आई? आर्यन ने माही से पूछा। नहीं, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, पर आप इतने अच्छे क्यों हैं? माही ने कहा, मैं अच्छा नहीं हूँ, तुम खुद अच्छी हो, इसलिए तुमको हर कोई अच्छा ही नजर आता है। आर्यन ने माही के माथे पर किस कर कहा। माही उसे देख मुस्कुरा दी। आर्यन ने माही के हाथ को पकड़ा और उसे एक ब्रेसलेट पहना दिया। माही को जब महसूस हुआ उसकी कलाई में कुछ है, उसने अपनी कलाई पर देखा तो आर्यन ने उसे एक ब्लू डायमंड और व्हाइट स्टोन का ब्रेसलेट पहनाया था, जिसमें एक छोटा सा त्रिशूल भी था। ये बहुत सुंदर है, माही ने कहा। आर्यन ने माही को जमीन पर से उठाया और उसे अपनी गोद में बैठाकर ब्रेसलेट को उसे दिखाते हुए कहा, इस ब्रेसलेट के नीचे स्टोन और एम ये लिखा हुआ है, तुम वादा करो तुम इसे कभी भी खुद से दूर नहीं करोगी। हम, माही ने कहा। आर्यन माही के होठों पर किस करने लगा। पूरी टेंट में लाइट से रोशनी थी और टेंट की छत ट्रांसपेरेंट थी। आर्यन ने अपने फोन में एक मैसेज टाइप किया। थोड़ी देर में ही फिर से आसमान में आतिशबाजी शुरू हो गई।
माही ने मुस्कुराते हुए आसमान में देखते हुए आर्यन से कहा, थैंक यू आज का दिन इतना स्पेशल बनाने के लिए। आर्यन ने उसे अपनी बाहों में भरकर कहा, अभी तो पूरी रात बाकी है। ये कहकर वो माही के ऊपर आ गया। पूरी रात टेंट के अंदर से माही की सिसकियां और उसकी पायल की खनक की आवाजें ही सुनाई दे रही थी। आर्यन माही के साथ बहुत प्यार से इंटिमेट हो रहा था। माही भी आर्यन का पूरा साथ दे रही थी। CH 108 आमिर खतरा। आर्यन ने उसे अपनी बाहों में भरकर कहा, अभी तो पूरी रात बाकी है। ये कहकर वो माही के ऊपर आ गया। पूरी रात टेंट के अंदर से माही की सिसकियां और उसकी पायल की खनक की आवाजें ही सुनाई दे रही थी। आर्यन माही के साथ बहुत प्यार से इंटिमेट हो रहा था। माही भी आर्यन का पूरा साथ दे रही थी। सुबह माही की आंखें खुली तो वो आर्यन की बाहों में सो रही थी। उसने अपनी आंखें खोल देखा तो आर्यन उसे ही देख रहा था। माही ने स्माइल कर उसे कहा, गुड मॉर्निंग हबी। माही के मुंह से अपने लिए हब्बी सुन आर्यन के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने माही के होठों पर किस कर गुड मॉर्निंग कहा। हमें अभी घर चलना चाहिए, आर्यन ने कहा। माही ने कहा। थोड़ी देर में वह दोनों वापस घर आ गए। माही ने अपने हाथ में पहने ब्रेसलेट को नहीं निकाला, उसने उसे अपने हाथ में ही पहन रखा था। माही सुरभि से मिलने चली गई। क्या तुमने स्क्रिप्ट चुन ली? सुरभि ने माही से पूछा। हाँ, मुझे एक स्क्रिप्ट पसंद आई है, माही ने सुरभि को एक स्क्रिप्ट देते हुए कहा। सुरभि ने जब वो स्क्रिप्ट देखी उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उस मूवी में कोई भी बड़ा सुपरस्टार काम नहीं करने वाला था, ना ही उस मूवी का डायरेक्टर कोई जाना माना डायरेक्टर था। तुम श्योर हो तुम यही मूवी करना चाहती हो? सुरभि ने माही से पूछा। हाँ, ये रोल मेरे लिए चैलेंजिंग होगा, और अगर मैंने ऑडिशन पास कर लिया और मूवी की फीमेल लीड बन गई तो ये मेरे लिए अच्छा रहेगा। मूवी का फोकस मेरे ऊपर ही रहेगा, क्योंकि इस मूवी में ज्यादातर लोग न्यू कमर हैं, तो सब लोगों को अपनी कैपेबिलिटी दिखाने का मौका भी मिलेगा, माही ने कहा। माही की बात सुन सुरभि को इतना तो समझ आ गया था कि माही बहुत स्मार्ट है। उसने कहा, डायरेक्टर आमिर अभी ही इंडस्ट्री में आए हैं, ये उनकी पहली मूवी है, बजट कम होने के कारण कोई भी अच्छा सेलिब्रिटी ये मूवी नहीं करेगा। मुझे लगता है डायरेक्ट तुम्हें सिलेक्ट कर लेंगे। मैं उनसे भी बात करती हूँ, सुरभि ने कहा। उसने आमिर खन्ना का नंबर अरेंज कर उनसे बात की। फिर उसने माही से कहा, मेरी बात हो गई है, मैंने लंच पर उनके साथ मीटिंग तय कर ली है, हमें अभी चलना चाहिए, टाइम नहीं बचा है। हाँ, माही ने कहा। वह दोनों कंपनी की कार में रेस्टोरेंट चली गई। जब वह दोनों वहां पर पहुंची उन्होंने देखा डायरेक्ट आमिर पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। माही ने डायरेक्ट आमिर को आज पहली बार देखा था। वह लगभग 30 से 35 साल के थे, उनकी पर्सनैलिटी भी अच्छी थी। सॉरी, वो हमें आने में लेट हो गया, रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, सुरभि ने आमिर से कहा। कोई बात नहीं, मैं भी अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर आया हूँ, आप दोनों बैठिए, आमिर ने स्माइल कर कहा। सुरभि और माही आमिर के सामने वाली चेयर पर बैठ गई। आमिर ने माही की तरफ देखा और उससे हेलो कहा। माही भी उनको ग्रीट किया। मैंने तो सुना था आपने मैनेजिंग का काम छोड़ दिया है, आमिर ने सुरभि से कहा। नहीं, मैं बस छुट्टियों पर ही गई थी और अब मैं सिर्फ माही की ही मैनेजर हूँ, सुरभि ने कहा। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि आपको मेरी मूवी की स्क्रिप्ट पसंद आई, वरना मुझे तो लगा था किसी को भी ये पसंद नहीं आएगी, आमिर ने कहा। नहीं, मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपने खुद ही इस स्क्रिप्ट को लिखा है, माही ने कहा। ये सुन आमिर मुस्कुरा दिया। उसने कहा, ये सच है, मैंने ही इस स्क्रिप्ट को लिखा है। माही मुस्कुरा दी। माही, मैंने तुम्हारी एक्टिंग देखी है और मैंने रमेश से भी तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, मुझे उम्मीद है तुम पीहू का रोल बहुत अच्छे से करोगी, आमिर ने कहा। आप डायरेक्टर रमेश को जानते हैं? सुरभि ने पूछा। हाँ, मैं और रमेश कजिन है, पर यह बात इंडस्ट्री में किसी को भी नहीं पता है। रमेश ने मुझे पीहू रोल के लिए माही का नाम सजेस्ट किया था, पर मैं आपसे बात करता उससे पहले ही मुझे आपका फोन आ गया, आमिर ने कहा। माही को नहीं लगा था डॉक्टर रमेश मिश्रा ऐसे उसकी तारीफ करते होंगे। सुरभि को भी ये जानकर खुशी हुई कि माही के कुछ कनेक्शन है इंडस्ट्री में।
तो क्या आप माही का ऑडिशन नहीं लेंगे? सुरभि ने कहा, नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे माही की एक्टिंग पर विश्वास है। मैंने फिल्म की सारी कास्ट को सिलेक्ट कर लिया है। बस पीहू का ही रोल बचा था। अब वो भी हो गया है। अब हम जल्दी ही शूटिंग स्टार्ट करेंगे। हमें मूवी को न्यू ईयर से पहले ही रिलीज करना है। फिल्म का बजट कम है, तो मैं आपको ज्यादा पे नहीं कर पाऊंगा, आमिर ने कहा। सुरभि ने माही की देखा। माही ने कहा, मुझे ये मूवी करनी है, पर पेमेंट का डिसीजन मैं अकेले नहीं ले सकती। इसके लिए मुझे अपनी मैनेजर से भी पूछना पड़ेगा। हाँ, आप दोनों टाइम ले सकती है। आप डिस्कस कर मुझे बता देना, आमिर ने कहा। सुरभि ने एक पल कुछ सोचा, फिर कहा, आप कॉन्ट्रैक्ट पेपर रेडी करवा लीजिए। माही इस मूवी को करना चाहती है और मूवी की स्क्रिप्ट भी अच्छी है, तो मैं उसे क्यों मना करूंगी। सुरभि की बात सुन माही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आमिर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं कल तक कॉन्टैक्ट भिजवा दूंगा। मुझे उम्मीद है ये मूवी मेरे लिए ही नहीं बल्कि आपके लिए भी अच्छी साबित होगी। वैसे मूवी की शूटिंग कब तक स्टार्ट होगी? माही ने पूछा। हम फ्राइडे से शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं, आमिर ने कहा। ये सुन माही खुश हो गई। पाखी की एंगेजमेंट बुधवार को थी, मतलब वो अच्छे से एंगेजमेंट एंजॉय कर सकती है। लंच करने के बाद सुरभि और माही वहां से चली गई। उनके जाने के बाद आमिर ने रमेश को फोन किया। हेलो बोल, हो गई तेरी माही से मुलाकात? रमेश ने कॉल की दूसरी तरफ से कहा। हाँ, तुमने सही कहा था। माही सच में इंडस्ट्री की बाकी एक्ट्रेसेस जैसी नहीं है, और वो कम पेमेंट में भी मान गई, जबकि वो अब सुपरस्टार एंटरटेनमेंट का हिस्सा है और सुरभि जैसी टॉप मैनेजर उसकी मैनेजर है, आमिर ने कहा। माही बाकी की लड़कियों जैसी नहीं है, जिसमें किसी चीज का घमंड हो, रमेश ने कहा। ठीक है, अब मैं फोन रखता हूँ। मुझे मूवी की शूटिंग भी जल्दी ही शुरू करनी है। मुझे बहुत काम है, आमिर ने कहा। कार में माही ने सुरभि से कहा, मुझे नहीं लगा था तुम कम पेमेंट में भी मान जाओगी। सुरभि ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूरी नहीं हमें हर मूवी के लिए अच्छे पैसे ही मिले। कुछ मूवी हमें पॉपुलर बना देती है। अब जैसे इश्क की दास्तां मूवी तुम्हारे करियर के लिए एक अच्छी शुरुआत रहेगी। वैसे ये मूवी मुझे लगता है तुम्हें टॉप पर लेकर जा सकती है। बस अब इस मूवी की क्वालिटी पर ही सब कुछ डिपेंड है। हमने रिस्क लिया है और बिना रिस्क के कभी सक्सेस नहीं मिल सकती। माही उसकी बात सुन मुस्कुरा दी। घर आकर माही ने आर्यन को लंच में हुई सारी बातों के बारे में बताया। कल तक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, फिर वापस से शूटिंग, और मुझे लगता है इस मूवी की शूटिंग के दौरान ही इश्क की दास्तां मूवी का प्रमोशन भी करना पड़ेगा, माही ने कहा। तुम बहुत मेहनत कर रही हो, आर्यन ने कहा। अब आपका हाथ सबके सामने पकड़ने के लिए इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, माही ने स्माइल कर कहा। मेरा हाथ पकड़ने के लिए तुम्हें किसी भी स्टेटस या पॉपुलैरिटी की जरूरत नहीं है। तुम मेरी वाइफ हो, मुझे और किसी भी चीज से मतलब नहीं है। तुम बाकी सबसे अलग हो, आर्यन ने माही को अपनी गोद में बैठा कर कहा। सगाई में पूरी रजावत फैमिली आएगी ना, माही ने कहा। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है दादी ने तुम्हें मेरे लिए पसंद किया है। वह मेरी शादी तुमसे करवाना चाहती है, आर्यन ने माही के बालों के साथ खेलते हुए कहा। क्या सच में? माही ने अपनी आंखें बड़ी कर पूछा। हम, आर्यन ने कहा। CH 109 अगले महीने की 5 तारीख। आज चैप्टर दीदी ने चेक किया है, अगर कुछ मिस्टेक हो तो सॉरी। सगाई में पूरी रजावत फैमिली आएगी ना, माही ने कहा। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है दादी ने तुम्हें मेरे लिए पसंद किया है। वह मेरी शादी तुमसे करवाना चाहती है, आर्यन ने माही के बालों के साथ खेलते हुए कहा। क्या सच में? माही ने अपनी आंखें बड़ी कर पूछा। हम, आर्यन ने कहा। जल्दी वो दिन भी आ गया जब पाखी और ऋषभ की सगाई होने वाली थी। पाखी ने खुद आर्यन, माही और विधि के कपड़ों को डिजाइन किया था। सगाई का फंक्शन मेहरा मैशन में ही होने वाला था, क्योंकि मेहरा फैमिली इंडिया की सबसे बड़ी मिलिट्री फैमिली थी। इसीलिए उन्होंने सिक्योरिटी के कारण सगाई का फंक्शन अपने घर में ही रखा। अब क्योंकि ऋषभ मेहरा और पाखी जोशी की सगाई थी, तो हॉल में चारों तरफ देश के जानीमानी लोग मौजूद थे। सगाई के फंक्शन को ज्यादा बड़ा नहीं रखा था, कुछ करीबी लोगों को ही इनविटेशन दिया गया था। ऋषभ अच्छे से तैयार होकर आया था। आखिर आज उसकी सगाई थी।
ऋषभ पाखी को देखने के लिए बेताब था। वह दरवाजे की तरफ ही देखे जा रहा था। उसे इतनी बेचैनी से देख देव ने कहा, भाई के बस्ते, अगर तुम ऐसा ही चेहरा बनाकर दरवाजे की तरफ देखते रहें तो तुम्हें देख सब लोग ऐसा सोचेंगे कि पाखी ने तुमसे शादी के लिए हाँ नहीं कही होती तो तुम कुंवारे ही मर जाते। वैसे ये बात सच भी है। ऋषभ ने उसकी बातों को इग्नोर कर कहा, आर्यन अभी तक क्यों नहीं आया है यहाँ पर? वो आते ही होंगे, देव ने कहा। ऋषभ फिर से दरवाजे की तरफ देखने लगा। देखो तो किसी से अब रहा भी नहीं जा रहा है। ये कितने बेताब हो रहे हैं। नंदिनी ने ऋषभ को छेड़ते हुए कहा, चिंता मत करो, जब तुम्हारी शादी होगी ना तब मैं तुमसे पूछूंगा। ऋषभ ने कहा। आर्यन भी वहां पर आ गया। उसने वाइन कलर का सूट पहन रखा था, उसके साथ वाइट कलर की टाई। वो बहुत ही हैंडसम दिख रहा था। उसके आने के बाद से सभी लोगों की नज़र उसी की तरफ थी। क्या बात है? लगता है तुम आज कई लड़कियों का दिल तोड़ने वाले हो, ऋषभ ने कहा। आर्यन ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लगभग सभी लोग अब तक आ चुके थे। बस लड़की वालों का ही आने का इंतजार था। सबका इंतजार खत्म करते हुए लड़की वाले भी आ गए। शारदा, विमल और अंश अंदर आए। सिर्फ उन्हें ही आता देख देव ने कहा, लगता है पाखी को समझ आ गया। वो बेवकूफी करने जा रही है। ये सुन ऋषभ उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। ऋषभ पाखी की फैमिली के पास जाकर शारदा जी और विमल जी के पैर छूने लगा। फिर वो साइड में जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में बेचैनी साफ देखी जा सकती थी। चिंता मत कीजिए, आपकी दुल्हन आती होगी, अंश ने धीरे से ऋषभ से कहा और उसे देख मुस्कुरा दिया। पाखी और माही नहीं आई। अभी तक रंजू जी ने पूछा। वह दूसरी कार से आ रही है, बस आते ही होंगे, शारदा ने कहा। तभी माही और पाखी भी वहां पर आ गई। पाखी ने रॉयल ब्लू कलर का लहंगा पहन रखा था। बालों का सुंदर सा जूड़ा बना रखा था और कुछ बालों की लटें उसके गालों पर आ रही थी। ऋषभ तो उसे देखता ही रह गया। बस करो वरना सबको लगेगा कि तुम कोई एलियन हो जिसने कभी लड़की नहीं देखी, देव ने कहा। मैं तो देखूंगा, क्योंकि मेरी होने वाली मंगेतर है, ऋषभ ने कहा। पाखी ने ऋषभ की तरफ देखा। उसने रॉयल ब्लू कलर की इंडो वेस्टर्न एम्ब्रॉयडर्ड शेरवानी पहनी हुई थी। उसमें वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। पाखी उसे देख हल्का सा मुस्कुरा दी। वही आर्यन तो एक टक माही को ही देखे जा रहा था। देखे भी क्यों ना, आखिर रेड कलर के लहंगे के साथ उसके खुले बालों में माही लग भी तो इतनी खूबसूरत रही थी। उसने अपने चेहरे पर मेकअप नहीं लगा रखा था। आखिर आज उसका नहीं पाखी का दिन था। आर्यन और माही के कपड़े कपल क्लॉथ जैसे लग रहे थे। आर्यन ने जल्दी माही के ऊपर से अपनी नजरें हटा ली ताकि किसी को भी उन दोनों पर शक ना हो। बहुत ही सुंदर लग रही है हमारी बहू, रंजू ने कहा। पाखी ने उन्हें देख स्माइली किया। माँ, मैं पाखद को अपना रूम दिखा देता हूँ, ऋषभ ने कहा। उसके बाद सुन सब उसे घूरने। फिर संतोष जी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है ले जाओ। वैसे भी तुम दोनों को एक दूसरे को जानने का ज्यादा टाइम नहीं मिला है। उनकी बात सुन देव ने नंदिनी से कहा, अब इन्हें क्या पता, ये दोनों पहले से ही एक दूसरे के साथ रिलेशन में है। ऋषभ पाखी को लेकर ऊपर अपने रूम में चला गया। गायत्री जो कब से माही को ही देखे जा रही थी, उन्हें ऐसे करता देख नीलम ने कहा, माँ अब बस भी कीजिए, बेचारी डर जाएगी अगर आप उसे ऐसे ही देखती रही तो। गायत्री जी ने माही से अपनी नजरें हटा नीलम से कहा, तुमको मेरी पसंद कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। लड़की खूबसूरत है और देखने से लगता है कि संस्कारी भी है, नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ माँ, बस आर्यन को माही पसंद आ जाए, वरना वह तो किसी लड़की की तरफ देखता तक नहीं, मीरा ने कहा। अंश को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उससे ही देखे जा रहा है। उसने उस तरफ देखा तो वो नंदिनी थी। अंश ने जैसे ही उस तरफ देखा, नंदिनी ने अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली। अंश भी उसे देख मुस्कुरा दिया। अंश एक कॉल करने के लिए पीछे गार्डन की तरफ चला गया। नंदिनी, जो कि वहां पर घूम रहे खरगोशों को खाना खिलाने के लिए आई थी,
वह अंश को वहां पर देख वापस से जाने लगी। अंश जो कॉल पर किसी से बात कर रहा था। नंदिनी को वापस जाता देख उसने कहा, रुको। नंदिनी ने पीछे मुड़ देखा तो अंश अभी भी कॉल पर ही बात कर रहा था। उसे लगा उसने शायद कॉल पर ही कहा है। वो वापस जाने लगी तो अंश ने आगे बढ़कर नंदिनी का हाथ पकड़ कहा, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ। नंदिनी ने अपने हाथ की तरफ देखा। उसका दिल शताब्दी एक्सप्रेस की तरह दौड़ रहा था। मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, अंश ने कॉल पर कहा और कॉल कटकर फोन को अपनी पॉकेट में रखा। फिर उसने नंदिन की तरफ देखा, जिसने अपनी नजरें नीचे की तरफ कर रखी थी। तुम मुझे अंदर घूर क्यों रही थी? उसने नंदिनी से पूछा। हे भगवान, ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे हो सकते हैं? नंदिनी ने अपने मन में कहा। फिर उसने अंश की तरफ देखकर कहा, वह मुझे आपका ये सूट बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसा अपने भाई को गिफ्ट करना चाहती हूँ, तो क्या आप बता सकते हैं? ये अपने कहाँ से बनवाया है? नंदिनी के बात पर अंश को हंसी आने लगी। उसने अपने मन में कहा, बेवकूफ है पर क्यूट भी। अच्छा, लेकिन उस दिन कैफे में भी तुम मुझे ही देख रही थी और अब तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ पर भी आ गई। अंश की बात पर नंदिनी ने उसे घूरते हुए कहा, मैं आपको कैफे में नहीं देख रही थी, और अगर देख भी रही थी तो मेरी आंखें मैं किसी को भी देखूं। मैं यहाँ पर आपका पीछा करते हुए नहीं आई। मुझे बस उन रैबिट को खाना खिलाना था, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। नंदिनी ने ये सब एक ही सांस में कह दिया। रिलैक्स, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था, अंश ने हंसते हुए कहा। नंदिनी ने अंश को हंसते हुए देखा तो है, उसे ही देखती रह गई। हंसते हुए अंश के राइट गाल पर डिंपल पड़ रहा था। हंसते हुए आप बहुत अच्छे दिखते हैं, नंदिनी ने कहा। नंदिनी की बात सुन अंश ने धीरे से उसके कान में कहा, अगर तुम मेरे साथ रही तो मैं हमेशा हंसता ही रहूंगा। ये कहकर अंश ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा, फिर उसके सिर को थपथपाकर वहां से चला गया। नंदिनी अभी भी वहां पर खड़ी अंश की बात को समझने की कोशिश कर रही थी। अगर मैं उनके साथ रही तो वो हमेशा हंसते रहेंगे, इसका क्या मतलब है? नंदिनी ने धीरे से कहा, जैसे उसे अंश की कही हुई बात समझ आ गई। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने अपने चेहरे को अपने हाथ से छिपा दिया। दूसरी तरफ हॉल में सब लोग आपस में बातें कर रहे थे, फंक्शन को एंजॉय कर रहे थे। तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी। दरवाजे से विधि और अभी लड़ते हुए अंदर आ रही थे। ये सब तुम्हारी गलती है, लड़के होकर इतना टाइम कौन लगाता है तैयार होने में? विधि ने अभी से कहा, अगर तुम इतनी सुंदर लगोगी तो मुझे भी तो तुम्हारे टक्कर का दिखना पड़ेगा, वरना अगर तुम्हें कोई और पसंद आ गया तो? अभी नहीं मुंह बनाकर कह। विधि उसे घूमन लगी। जब उन दोनों ने अपनी सामने देखा तो सब लोग उन्हें ही घूर घूर कर देख रहे थे। ये देख विधि जल्दी से माही तरफ चली गई, जो उसे ही मुस्कुराते हुए देख रही थी। क्या बात है? लगता है तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है, माही ने कहा। हाँ, पर पता नहीं मुझे इस बंदर में क्या पसंद आ गया। अब देखो, मैं आज इसकी वजह से ही इतनी लेट हो गई, विधि ने कहा। गायत्री और मेरा जो माही के पास ही खड़े थे, उन्होंने माही से पूछा, ये प्यारी सी बच्ची कौन है? ये विधि है, मेरी और पाखी की बेस्ट फ्रेंड, माही ने कहा। विधि ने उन दोनों को नमस्ते कहा। ये तो अच्छी बात है माँ की। माही की सारी दोस्त भी उसकी तरह अच्छी ही है ना, बाकी लड़कियों की तरह नहीं है जिन्हें बड़ों का सम्मान करना भी नहीं आता, मीरा ने गायत्री जी के कान में कहा। गायत्री जी ने उनकी बात सुन मुस्कुरा दी। देखो आ गए मजनू, जो कुछ दिन पहले देवदास बनकर घूम रहे थे। देव ने अभी को देखकर कहा। अभी का मुंह बन गया। आर्यन साइड में खड़ा उन दोनों की बातें सुनकर पक रहा था। वह अपनी चोर नजरों से माही की तरफ देख रहा था। उसे माही से बात करने का वक्त ही नहीं मिला। चलो तुम्हें दादी माँ के पास लेकर चलता हूँ, वह तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, देव ने कहा और अभी को गायत्री जी के पास लेकर जाने लगा। आर्यन भी उनके साथ जाने लगा, क्योंकि माही गायत्री जी के साथ ही खड़ी थी। आर्यन को देख गायत्री जी ने कहा, वक्त मिल गया तुम्हें हमसे मिलने का। मुझे आपसे मिलने के लिए किसी वक्त की जरूरत नहीं है।
आपसे मिलने के लिए तो मैं कभी भी आपके पास आ सकता हूँ। आर्यन ने कहा, हाँ तभी तुम हमसे मिलने नहीं आते। पर कोई बात नहीं। पर हमें अपनी बहुत चाहिए। देव ने तुम्हें हमारी शर्त के बारे में बता ही दिया होगा। गायत्री ने कहा। आर्यन एक नज़र माही की तरफ देखा। फिर उसने कहा, अगले महीने की 5 तारीख को मैं आपको आपकी बहू से मिलवा दूंगा। आर्यन की बात सुन वहां खड़े सब लोग हैरान रह गए। CH 110 इशिता ओबरॉय। हाँ तभी तुम हमसे मिलने नहीं आते। पर कोई बात नहीं। पर हमें अपनी बहुत चाहिए। देव ने तुम्हें हमारी शर्त के बारे में बता ही दिया होगा। गायत्री ने कहा। आर्यन एक नज़र माही की तरफ देखा। फिर उसने कहा, अगले महीने की 5 तारीख को मैं आपको आपकी बहू से मिलवा दूंगा। आर्यन की बात सुन वहां खड़े सब लोग हैरान रह गए। माही भी हैरानी से आर्यन की तरफ देखने लगी। उसे भी नहीं पता था आर्यन कुछ ऐसा कहने वाला है। वही देव तो ये सोच रहा था कि अब उसकी दादी और माँ उसके साथ क्या करेगी। गायत्री जी ने आर्यन को घूरते हुए कहा, क्या तुमने अपने लिए किसी लड़की को पसंद कर लिया है? क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बन गई? आर्यन ने उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। ये देख गायत्री जी ने गुस्से में देव से कहा, क्या आर्यन की कोई गर्लफ्रेंड बन गई है? नहीं दादी, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। देव ने घबराते हुए कहा, दादी मैं आपको 5 तारीख को आपकी बहू से मिलवा दूंगा, तब तक आप मेरी शादी के बारे में कोई भी बात नहीं करेगी। आर्यन ने कहा और एक नज़र माही को देख वहां से चला गया। क्या आर्यन सच कह रहा था माँ? नीलम ने कहा। उसने कहा है तो सच ही होगा, वह कभी भी झूठ नहीं बोलेगा हमसे। ये कहकर गायत्री जी देव को घूरने लगी। मैं अभी आता हूँ भैया, देव ने जाते हुए आर्यन की तरफ देख कहा और जल्दी से वहां से 9-2-11 हो गया। उसे ऐसे जाते देख मीरा ने कहा, मुझे तो लगता है माँ हमें अब 5 तारीख को ही सब कुछ पता चलेगा। माही और विधि को वहां खड़े रहने में बहुत अजीब लग रहा था। वह भी वहां से शारदा के पास चले गए। काश माँ माही हमारे घर की बहू बनती, मीरा ने जाती हुई माही की तरफ देखते हुए कहा। अब हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं आर्यन ने कैसी लड़की को पसंद किया है। गायत्री जी ने कहा। दूसरी तरफ ऋषभ पाखी को अपने रूम में लेकर आ गया और रूम के दरवाजे को बंद करने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं? पाखी ने ऋषभ को रूम का दरवाजा बंद करते देख पूछा। मैं तो बस अपनी होने वाली खूबसूरत सी मंगेतर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, ऋषभ ने कहा और कसकर पाखी को गले लगा लिया। अब जल्दी ही हमारी शादी भी हो जाएगी, फिर तुम मिसेस पाखी ऋषभ मेहरा बन जाओगी। पाखी के चेहरे पर ये सुन बड़ी सी मुस्कान आ गई। पाखी आज पहली बार ऋषभ के कमरे में आई थी। उसने रूम में चारों तरफ देखा। रूम का इंटीरियर ग्रे कलर का था और रूम में गन और मिलिट्री वेपन के पोस्टर, इक्विपमेंट्स भी रखे हुए थे। ये रूम कुछ ज्यादा ही जंग के मैदान के लिए नहीं दिख रहा है। पाखी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम आने के बाद इसे अपने हिसाब से बदल देना। ये तुम्हारा भी रूम होने वाला है, ऋषभ ने कहा। वह दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि माही और विधि ने रूम का दरवाजा नोक करते हुए कहा, बाहर आ जाइए। फिर शादी के बाद चाहे जितना भी रूम में रह लेना, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कहकर वह दोनों हंसने लगी। पाखी ने जल्दी से जाकर उनका दरवाजा खोला। माही और विधि अंदर आ गई। आप तो पाखी को सिर्फ अपना रूम ही दिखाने आए थे ना, आप लोगों को इतना टाइम कहाँ पर लग गया? माही ने ऋषभ को छेड़ते हुए कहा। क्या भाभी आप भी? मैं नीचे जाता हूँ, सब इंतजार कर रहे होगे, ऋषभ ने कहा और जल्दी से वहां से भाग गया। उसे ऐसा जाता देखना माही विधि हंसने लगी। चले मैडम नीचे, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, विधि ने पाखी से कहा। मुझे तो लगा तुम आओगी ही नहीं, वैसे भी अब तो तुम्हारी जिंदगी में और भी कोई आ गया है, अब तुम्हें हमसे कहाँ फर्क पड़ेगा, पाखी ने कहा। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अभी ने तैयार होने में कुछ ज्यादा ही टाइम लगा दिया, वरना मैं तो कब का यहाँ पर आ जाती, विधि ने कहा। बस करो, तुम दोनों घर जाकर आपस में लड़ाई कर लेना, अब हम नीचे चलते हैं, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे, माही ने कहा और उन दोनों को नीचे लेकर आ गई। जब माही नीचे आई उसने देखा एक लड़की
जिसकी उम्र लगभग 20-21 साल की होगी, वो एंट्रेंस से अंदर आ रही थी। उसने पर्पल कलर का लॉन्ग सूट पहन रखा था। वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसके चेहरे पर एरोगेंट एक्सप्रेशंस थे, लेकिन उसकी मासूमियत उसकी आंखों में देखी जा सकती थी। उसे देख सब लोग उसके बारे में आपस में बातें करने लगे। माही को वो लड़की जानी पहचानी लग रही थी, जैसे वह उसके दिल के बहुत करीब हो। उस लड़की ने संतोष जी के पास आकर उन्हें नमस्ते कहा। कैसी हो इशिता बेटा, अब तो तुम बहुत बड़ी हो गई हो। संतोष जी ने इशिता के गाल पर हाथ रखा। मैं अच्छी हूँ, इशिता ने स्माइल कर कहा। तुम्हारे दादाजी और बाकी सब लोग नहीं आए? आर्यन के दादाजी ने पूछा। नहीं, वो दादी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए दादाजी दादी के पास ही है, और पापा को एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए हेडक्वार्टर जाना पड़ा, इशिता ने कहा। तुम्हारी दादी की तबीयत ज्यादा तो खराब नहीं है ना? अब वह कैसी है? गायत्री जी ने पूछा। वह अब ठीक है, इशिता ने कहा। कोई बात नहीं, तुम आ गई, यही अच्छी बात है, संतोष जी ने कहा। वह सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। माही उनसे थोड़ा दूर खड़ी थी, इसलिए वो उनकी बातें नहीं सुन पा रही थी। माही के आसपास कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। ये इशिता ओबरॉय है ना? वो कितनी घमंडी है, पर देखो अभी तो इन लोगों से कितने अच्छे तरीके से बात कर रही है। हाँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये सब लोग भी इसकी फैमिली के स्टेटस के लोग हैं। आखिर एक ओबरॉय फैमिली ही तो है जो रजावत फैमिली को टक्कर दे सकती है, तो इतना घमंड तो होना ही है। ये सब सुन माही की आंखें बड़ी हो गई। वो फिर से इशिता की तरफ देखने लगी। उसे इशिता की आंखों में उसका बचपना और उसकी सच्चाई नजर आ रही थी। उसे देखते हुए माही की आंखों में नमी आ गई। विधि, जो माही के पास ही खड़ी थी, उसने माही को ऐसे देखकर कहा, क्या हुआ? तुम इशिता को ऐसे क्यों देख रही हो? ये ईशु है, मेरी छोटी, माही ने कहा। ये सुन विधि भी हैरानी से इशिता को देखने लगी। आज का एपिसोड यही खत्म होता है। आप लोग बताएं कैसा लगा स्टोरी, कमेंट में बताएं, और बताएं कौन सी स्टोरी आगे सुनना है। धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए।